वेलकम। आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है उसमें हम पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे हैं, जो 2022 में यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं, है ना, उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने जो संविधान से रिलेटेड पहलू हैं, पॉलिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उस पे सर ने बहुत व्यापक रूप से आपके साथ, अशोक दुबे सर ने चर्चा की है ना। मैं आपके साथ आईआर के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संबंध में एक समझ बनाने का प्रयास करूंगा, जो विविध आयाम हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, कि किस तरह से हम एक बेहतर आंसर लिखें, किस तरह से अप्रोच करें सवालों को लेकर के, उन पहलुओं पे आपसे चर्चा करूंगा और कुछ समझ बनाएंगे ओवरऑल, ताकि भविष्य में जो बच्चे देख रहे हैं, मुख्य परीक्षा जिनको लिखना है ना, वो कैसे अपने आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं, भविष्य में कैसे और बेहतर इवॉल्व हो सकते हैं राइटिंग स्किल्स के संदर्भ में। जैसा कि सर ने बार बार फोकस किया था, मैं बस उन्हीं बात को दोहरा करके आगे बढ़ना चाहूंगा। आंसर राइटिंग इस एग्जामिनेशन का फोकस है ना। 2025 नंबर का ये पेपर है ओवरऑल। अगर हम इसके वेटेज को देखते हैं, इस 2025 मार्क्स में से आपके कलम से जो बातें निकलनी है वो है 1750 मार्क्स, 1750। यानी कि इस एग्जामिनेशन का अगर वजन देखते हैं तो 85% वजन जो है केवल लिखने पे दिया गया है, या उत्तर लेखन शैली पे फोकस किया गया है। इसका मतलब है कि आपकी सफलता आपके लिखने में ही निर्धारित है। यानी कि आप जितना बेहतर तरीके से इवॉल्व होंगे, जितना बेहतर उत्तर लिखेंगे, या जितना बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को, जो आप जानते हैं, उसको रख पाएंगे सीमित शब्दों में, सीमित समय में, वही आपकी सफलता की एक नई ऊंचाई का एक आगाज होगा, या उसको रचेगा, या उसको साधेगा। क्लियर है। मैं 2-3 पहलुओं से आपके सामने बात रखूंगा। एक पहला तो मैं आपके साथ जो चर्चा करूंगा लगातार, वो ये है कि जो यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं उनमें हमारा फोकस क्या रहे, किस तरह से एक बेहतर आंसर लिखें। 3-4 सवाल इस बार यूपीएससी ने पूछे हैं, उसके संदर्भ में मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। एक बात। दूसरा, पिछले कुछ सालों से जो यूपीएससी लगातार वजन दे रहा है इस एग्जामिनेशन में, या इंटरनेशनल रिलेशन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में, तो वहां वजन कितना है लगभग, उस चीज को समझेंगे। और रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, पढ़े कहां से, है ना। इसका एक हमको अप्रोच बेहतर करना पड़ेगा कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर हम चारों सवालों को देखते हैं, या कंसिस्टेंटली जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके संदर्भ में हमारा अप्रोच क्या रहे, हम कहां से पढ़े, हमारे रेफरेंसेस क्या हो। इन 3 पहलुओं को लेकर के मैं आपके साथ लगभग 1 घंटा 15 मिनट 1.5 घंटे के बीच में चर्चा करने का, या अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। क्लियर है। देखिए, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से। मैं वजन से शुरू करता हूं, वेटेज। अगर हम देखते हैं एक कि आईआर को वेटेज कितना दिया गया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 2012 में एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज होता है 2012 के बाद, तो 2013 से लेके अगर मैं 2021 और अभी जो 4 पेपर हैं वो 2022, तो अगर मैं 2013 ऑनवर्ड्स देखता हूं तो कितना वजन यूपीएससी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दे रहा है। तो 2013 और 14 ये 2 साल हैं जब मुझे नजर आ रहा है कि यूपीएससी के द्वारा 7 सवाल या 5 सवाल पूछे गए थे। मैं जब 2014 के बाद लगातार देखता हूं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और इस साल का पेपर, तो मुझे नजर आ रहा है कि हर साल यूपीएससी कंसिस्टेंटली 4 सवाल पूछ रहा है ना। 4 सवाल यूपीएससी के द्वारा पूछे जा रहे हैं। अगर मैं वजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, 250 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ट्रेंड है, अगर 4-4 सवालों को देखें तो ट्रेंड यही बता रहा है कि लगभग 50 नंबर का वजन यूपीएससी इस एग्जामिनेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय को दे रहा है। जैसे अगर 2022 के पेपर को देखते हैं तो 2 सवाल आपके 10 मार्कर हैं, या 150 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना है, और 2 सवाल ऐसे हैं जिसको आपको 250 शब्दों में अप्रोच करना है। 15 मार्क्स से वो सवाल रखा गया है, उसको वजन दिया गया है। तो 15-15 नंबर के 2 सवाल और 10 नंबर के 2 सवाल, कुल मिलाकर के 50 नंबर का वजन कंसिस्टेंटली दिया जा रहा है। जो ट्रेंड है वो यही बता रहा है कि इन जनरल 4 सवाल या 50 नंबर का वजन तो आपको दिया जाएगा। यानी कि आपका अप्रोच ये रहना चाहिए कि 4 से 5 सवाल इन पेपर 2 में आईआर से संबंधित मुझे मिलेंगे, मुझे लिखना होगा। क्लियर है। हो सकता है कोई साल एक्सेप्शनल ईयर हो, तो वैसे में 5 या 7 सवालों तक भी जो ट्रेंड बता रहा है वो हो सकता है। लेकिन मान के हमको ये चलना है कि एटलीस्ट 4 सवाल या 50 नंबर के आसपास का वजन इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के रहेगा। क्लियर है। अब
टॉपिक शुरू करने से पहले, आईआर का जो टॉपिक है हमारा, उसको शुरू करने से पहले एक बात जो मैं आपके सामने बहुत ही गंभीरता के साथ रखना चाहूंगा, या आप उस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लें, वो ये है कि आईआर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें खूब सारा एनालिसिस करने की जरूरत होती है, विभिन्न आयामों से सोचने की जरूरत होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस, भारत अगर सपोज करते हैं किसी देश के साथ, श्रीलंका है मान लीजिए, पूछा गया पहला सवाल, श्रीलंका और भारत, श्रीलंका भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वाई श्रीलंका इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्या महत्व है श्रीलंका का भारत के लिए, इस आयाम से हमको सोचना है। किसी भी देश के साथ हम सहयोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ महत्ता भारत की विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, अगर महत्व है तो हम सहयोग क्या कर रहे हैं, है ना, एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या है, क्योंकि अगर महत्व है तो डेफिनेटली कुछ एरिया ऑफ कॉपरेशन होना चाहिए। अगर सहयोग कर रहे हैं तो आप किसी भी देश के साथ कितना भी सहयोग करें, उसकी कुछ सीमाएं होंगी, उसका कुछ लिमिटेशन होगा। इसका मतलब है कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां, और चुनौतियां होंगी तो सुझाव होगा, है ना, कि कैसे उन चुनौतियों को दूर किया जाए, हम क्या करें, किस दिशा में आगे बढ़ें ताकि उन चुनौतियों को दूर किया जा सके। इन जनरल आपको इन 4-5 आयामों से तो सोचना ही पड़ेगा। महत्व क्या है, सहयोग के आयाम क्या है, अगर सहयोग है तो सीमाएं होंगी, चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों को दूर करने की क्या भारत अभी रणनीति अपना रहा है या कुछ और रणनीतियां हो सकती है ना, बेटर सॉल्यूशंस, सुझाव, ऐसे कुछ चीजों को लेकर के आपको सोचना पड़ेगा, है ना। ये 3-4 आयाम ऐसे हैं जिसपे इन जनरल सवाल आ जाता है। जैसे अभी पूछा, श्रीलंका में जो चुनौती है, संकट है, कारण क्या है ना। अब इस श्रीलंका में अगर एक संकट है तो भारत क्या करे, भारत का कोई रोल है, क्यों भारत आगे बढ़े, क्या श्रीलंका भारत के लिए इंपॉर्टेंट है ना, कभी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर इंपॉर्टेंट है और श्रीलंका में संकट है तो भारत को क्या करना चाहिए, भारत क्या कर रहा है, भारत को और क्या करना चाहिए, है ना। उन आयामों को लेकर के यूपीएससी ने सवाल पूछा है, आपसे सवाल पूछा गया है। क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक, मूल पर्पस पूछा गया है कि यह संगठन भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वाई, कैसे भारत की विदेश नीति को साधने में मदद करेगा, मतलब महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यूपीएससी ने पूछा है। बाकी 2 संगठनों के बारे में पूछा है, I2U2, भारत की विदेश नीति में इसकी महत्ता को बताएं, है ना, ग्लोबल पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस। जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत की रणनीति कैसे वैश्विक रूप से भारत को एक मजबूत शक्ति के रूप में या भारत के प्रभाव को स्थापित करेगी, है ना, उस आयाम से, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है, वैश्विक जो भी जलवायु की पॉलिटिक्स चल रही है या वैश्विक जलवायु परिवर्तन को लेकर के भारत के प्रयास चल रहे हैं, उसमें भारत अपनी छवि को और वैश्विक स्तर पर कैसे बेहतर कर सकता है, हम कैसे अपनी विदेश नीति में उसको प्रभावी रूप से साध सकते हैं, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, यूपीएससी ने पूछा है। तो कहने का ये मतलब है, अगर आप 4-5 आयामों से टॉपिक को, आईआर को तैयार करें तो ये सबसे मजेदार चीज है, और इसी को कहा गया एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिसिस करना। क्या हम एक टॉपिक को, एक विषय को विभिन्न आयामों से सोच सकते हैं, क्या हम उसके महत्व के बारे में सोच सकते हैं, अगर उसका महत्व है तो सहयोग के बारे में सोच सकते हैं, और सहयोग में भी अलग अलग आयाम हो सकते हैं, है ना, डिफेंस का कोऑपरेशन या सांस्कृतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, है ना, भू राजनीतिक हित, सुरक्षा से रिलेटेड आयाम, डिफेंस से रिलेटेड आयाम, P2P कॉन्टेक्ट से रिलेटेड आयाम, विभिन्न सहयोग के आयाम, चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, उन चुनौतियों के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर कुछ सुझाव देने पड़ेंगे, सॉल्यूशंस। अगर हम इन 3-4 आयामों से लगातार आईआर को देखते हैं और समझते हैं तो विश्वास करिए, जो भी यूपीएससी में सवाल पूछा जाएगा डेफिनेटली वो किसी ना किसी इसी दायरे में होगा, महत्व के संदर्भ में, सहयोग के संदर्भ में, चुनौतियों के संदर्भ में या सुझाव के संदर्भ में। अगर आप इन 3-4 आयामों से किसी भी टॉपिक को तैयार करें, एक टॉपिक है लिया आपने, और इन 3-4 आयामों से उस टॉपिक को अगर आपने प्रभावी रूप से तैयार कर लिया तो विश्वास करिए कि जो भी यूपीएससी सवाल उस टॉपिक से पूछेगा कहीं ना कहीं इन्हीं 4 आयामों को टच कर रहा होगा। अब जैसे मैंने शुरुआत में ही आपके सामने ये बात रखी है, तो अब जैसे जैसे हम सवालों को देखेंगे आप खुद उसको खाका बना करके देखिएगा कि सर ने कहा या तो महत्व के बारे में पूछेगा, या तो सहयोग के आयाम के संदर्भ में चर्चा होगी, या कुछ सुझाव के संदर्भ में बात होगी, या कुछ चैलेंजेस या चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा होनी होगी। ये 3-4 आयाम होंगे जिसपे हमको किसी टॉपिक को समझने की जरूरत होगी, है ना। तो आप देखिएगा कि क्या हम अधिकतर टॉपिक्स को इन 3-4 आयामों में ढाल सकते हैं। इसी को हम एनालिटिकल या एनालिसिस कहते हैं। आईआर में जो मार्क्स अगर आपको बेहतर लेना है या इसमें बेहतर परफॉर्म करना है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मुझे प्रभावी रूप से विभिन्न आयामों से इस टॉपिक का एनालिसिस करना है। चलिए शुरू करते हैं इन कुछ मूल बातों के साथ। अब आईआर के ये जो 4 सवाल हैं इनको देखते हैं।
चूंकि 2 बड़े और 2 छोटे सवाल पूछे गए हैं तो देख लेते हैं कि वो क्या है। मैं आपके साथ मतलब बहुत कहूं कि उस टॉपिक के बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा मूल पर्पस है कि मैं आपको डायरेक्शन दूं कि अगर ये सवाल पूछा गया है तो मेरा एकदम बिल्कुल आप कहें कि मेरा अप्रोच क्या होगा, मैं सटीक से किन किन बातों को रखूं जिससे मेरा उत्तर प्रभावी हो सकता है। अब ध्यान से इस बात को समझिएगा, हमारी रणनीति 2 है, एक तो 150 शब्दों की और एक 250 शब्दों की। यानी कि मुझे एक अपना आंसर एक तय समय में तो लिखना ही है, लेकिन एक तय शब्द सीमा में भी लिखना है। इसका मतलब है मैं हो सकता है उस टॉपिक के बारे में बहुत जानता हूं, लेकिन मुझे अपने जो विचार रखने हैं बहुत ही सारगर्भित तरीके से रखने पड़ेंगे। अगर सवाल के बहुत सारे आयाम होंगे, एक सवाल में बहुत सारे पहलू होंगे, तो मुझे अपनी बात को बहुत ही सारगर्भित तरीके से रखने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? इस तरह से हम इस टॉपिक को या 3-4 चीजों को देखेंगे कि कैसे यूपीएससी शिफ्ट कराता है आपको। एक क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको ज्यादा स्कोप लगेगा कि मैं ज्यादा लिख सकता हूं, एक ही आयाम के बारे में पूछेगा, बहुआयामी तरीके से उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हों। अब यहां पर चुनौती होगी कि अगर किसी एक टॉपिक या किसी एक आयाम पे भी अगर ज्यादा लिख दिया तो अन्य आयामों के लिए शब्द सीमा कम रह जाएगी, ये शब्द कम बचेंगे। अभी देखेंगे कि कैसे यूपीएससी लगातार स्विच कर रहा है, आपके माइंड को स्विच करना चाहता है, आपको चाहता है कि डायनामिक कैसे रहे। देखते हैं 2 सवालों के माध्यम से आप इस बात को प्रभावी रूप से समझ पाएंगे। देखिए, जो पहला सवाल पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा 9वें नंबर के सीक्वेंस में सवाल है। सवाल श्रीलंका के संदर्भ में पूछा गया है। सवाल है कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है, यह सवाल है। यह एक स्टेटमेंट है, बरसों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। यह सवाल आपके सामने यूपीएससी ने पूछा। इसका मतलब है, अगर ध्यान से देखें तो ये जो है एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है आपके सामने कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। एक स्टेटमेंट है। अब अगर ये स्टेटमेंट है कि एक स्टेटमेंट भारत ने लगातार श्रीलंका की मदद की है, ये स्टेटमेंट है, तो हमको क्या करना चाहिए, है ना, कैसे ऐसे आंसर्स को शुरू करें, है ना। और जो सवाल का मूल पहलू है वो कह रहा है कि पूर्ववर्ती कथन के आलोक में, इस कथन के आलोक में, ये एक स्टेटमेंट या कथन है, इस कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। सॉरी। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब जरा सोच करके देखिए आप कि क्या ऐसे स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसके आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका को एनालाइज करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या भारत के केवल सहयोग के बारे में लिखूंगा कि संकट में भारत के द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है, या मैं एटलीस्ट ब्रीफली इस बात को रखने का प्रयास करूं कि श्रीलंका में संकट का कारण क्या है, और श्रीलंका के संकट का कारण या श्रीलंका के संकट का मैग्नीट्यूड, किस स्तर का वो संकट है, उतना लिखने के बाद कारण बताऊं, और इन दोनों के को ध्यान में रखते हुए मैं रखूं कि भारत क्या कर रहा है, भारत की भूमिका क्या है, भारत कैसे रोल प्ले कर रहा है। अगर इन बातों को मैं प्रभावी रूप से रख पाऊं तो इसका मतलब है मैं अपने आंसर को लिख पाऊंगा। यानी कि सवाल के तहत मुझे 2-3 आयामों के बारे में चर्चा करनी है। पहला तो एक स्टेटमेंट है, और अगर मुझे स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर को शुरू करना है, इसका मतलब है कि मेरा जो परिचय होगा, मेरा जो इंट्रोडक्शन होगा, मुझे भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। और मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा इंडिविजुअल, एक ऐसा देश जो संकट के साथ हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, है ना। जो मित्र हमेशा संकट के साथ खड़ा होता है वही आपका, उसी को हम मित्र, उसी को हम फ्रेंड कहते हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट है भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। मुझे अपने आंसर को 150 शब्दों में लिखना है, ये बात मैं भूलूंगा नहीं। तो मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एग्जामिनर को डेफिनेटली ये बताऊंगा कि सर भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। मैं कुछ आयामों के बारे में लिख सकता हूं, कुछ जो इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ इवेंट्स हो, इंफॉर्मेशंस हो, फैक्ट हो, एनालिसिस हो, ऐसी बात को रख करके मैं बताऊं कि भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। और इस इंट्रोडक्शन के लिए या भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के बारे में मैं कुछ संक्षिप्त वर्णन लिख दूं इंट्रोडक्शन में, 3-4-5 लाइन की बात अपनी रख दूं। मैं लिख सकता हूं, बहुत सारी बातों पे रख सकता हूं। एक, मैं सांस्कृतिक सहयोग की बात कर सकता हूं कि भारत
और श्रीलंका के बीच में 2500 साल पुराना जो है एक सांस्कृतिक सहयोग है। बौद्ध दर्शन भारत और श्रीलंका के विचारों को जोड़ता है ना, इतनी बात रखूं, सांस्कृतिक सहयोग। दूसरा, संकट के समय कुछ बातें। 1980 के दशक में जब सिविल वॉर हुआ, गृह युद्ध की स्थिति हुई, तो श्रीलंका के कहने पे भारत के द्वारा आईपीकेएफ फोर्स भेजा गया, यह भी एक सहयोग है। 2004 सुनामी, हिंद महासागर में सुनामी आया, श्रीलंका उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। भारत फर्स्ट रेस्पॉन्डर था, पहला देश था जिसने आपदा के क्षेत्र में श्रीलंका को प्रभावी रूप से मदद किया। 2009 एलटीटी का सफाया हुआ श्रीलंका में। भारत ने क्रिटिकल जो इंटेलिजेंस था या सूचना था, है ना, सुरक्षा से रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस था वो क्रिटिकल रूप से शेयर किया। क्रिटिकल इंटेलिजेंस थे और वो कहीं ना कहीं एलटीटी को फ्लश आउट करने में, श्रीलंका से पूरी तरह से एलटीटी को हटाने में, या है ना, या प्रभाकरन जो थे उनको उनका सफाया, या एलटीटी के जो भी लड़ाके थे उनका सफाया करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये 3-4 स्टेटमेंट मैंने दिया। बहुत सारे आयाम है, आर्थिक सहयोग के आयाम है, सांस्कृतिक सहयोग के आयाम है, P2P कॉन्टैक्ट है, सुरक्षा के आयाम है, बहुत सारे आयाम हैं जहां पर भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है। लेकिन मैं बहुत सारी बातों को नहीं लिख सकता हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत होऊंगा कि हाँ, भारत ने ऐसा किया है, और इसके लिए मैं कुछ सहयोग के आयाम एग्जामिनर को बता दूंगा कि सर ऐसा है। और यहां पर मैंने अलग अलग आयाम लिए, कुछ सुरक्षा के, कुछ आपदा प्रबंधन के, कुछ ट्रैक टू डिप्लोमेसी के, यानी कि या आप कह सकते हैं सॉफ्ट पावर की डिप्लोमेसी के, सांस्कृतिक रूप से, है ना। एलटीटी के संदर्भ में हार्ड पावर की डिप्लोमेसी हम कह सकते हैं। 1980 के दशक में या आईपीकेएफ 1987 में भारत ने भेजा, हार्ड पावर की डिप्लोमेसी थी। आपदा प्रबंधन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग आयामों से मैंने एग्जामिनर को समझाया कि सर जब जब श्रीलंका के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आई हैं, वैसे भारत ने व्यापक और प्रभावी रूप से श्रीलंका को सहयोग किया है। तो मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा कि हाँ सर, ये स्टेटमेंट से मैं सहमत हूं। इतनी बात रख दी मैंने, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। हार्डली 30 to 40 वर्ड्स में मैं अपनी बात को रखूंगा, कॉमा 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 लगा करके मैं 3-4 लाइन में अपनी बात को रख दूंगा, गागर में सागर भर दूंगा। इसके बाद इंट्रोडक्शन लिख लिया, तो अब मेरा मेन बॉडी है ना, मुख्य भाग मेरा है, और वहां पर है पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट की भूमिका की विवेचना करें। तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सवाल का बेहतर उत्तर लिखने के लिए, है ना, मुख्य भाग पे श्रीलंका में जो वर्तमान संकट है इसके बारे में बताना पड़ेगा, भारत पर इसके प्रभाव, ये भी एक पहलू हो सकता है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और वर्तमान संकट में श्रीलंका की मदद के लिए भारत द्वारा निभाई गई भूमिका। तो ऐसे में भारत पर इसके प्रभाव के बारे में तो मैं नहीं ज्यादा चर्चा करूंगा। रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुख्य भाग में ये जो संकट है उसमें संकट का कारण क्या है, भारत पर उसका प्रभाव क्या है, और भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है। लेकिन सवाल मुझसे पूछना चाहता है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना करिए, भारत क्या कर रहा है। ऐसे में मुझे डेफिनेटली थोड़ा संकट के बारे में चर्चा करनी चाहिए, है ना, संकट के बारे में मुझे एग्जामिनर को बताना चाहिए। साथ ही साथ जो संकट है उसमें भारत की भूमिका क्या होगी उसके बारे में मुझे एग्जामिनर को बताना चाहिए। इस पार्ट को मैं इग्नोर कर सकता हूं, भारत पर इसके प्रभाव चूंकि मुझसे पूछा नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूं, लेकिन इन दो बातों को तो मुझे रखना पड़ेगा कि भारत क्या कर रहा है। ऐसी बात अगर मुझे कहनी है तो थोड़ा मुझे संकट का कारण एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। अगर मैं इन दो पहलुओं को प्रभावी रूप से रखूं तो मेरा उत्तर बेहतर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं इस पार्ट की चर्चा नहीं करूंगा। कई बार बच्चों ने भारत पर इसके प्रभाव, भारत पर प्रभाव नहीं पूछ रहा है, श्रीलंका का जो संकट है उसके लिए भारत क्या कर रहा है। तो भारत पे प्रभाव इस एग्जामिनेशन या इस क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा बहुत कहीं पर चर्चा कर दूं कनेक्ट करने के लिए, वर्तमान संकट, भारत पे उसका प्रभाव, 1-2 लाइन में कॉमा कॉमा लगा करके बात कर दूं, और उसके बाद भारत द्वारा निभाई गई भूमिका पे मैं फोकस करूंगा, क्योंकि मेरा सवाल यही है, सवाल मुझसे ये जानना चाहता है। तो ऐसे में क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया कि सर मैंने उसके भारत पर प्रभाव के बारे में लिखा है ना, तो लिख सकते हैं, 2-4 लाइन लिखा जा सकता है, लेकिन इन दो पक्षों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये मेरा मूल बात है, इस बात को समझिए, सवाल का ये डिमांड है। तो ऐसी स्थिति में
वर्तमान संकट के कारण के बारे में एग्जामिनर से बात करेंगे कि बताइए वर्तमान संकट का कारण क्या है। इस पहलू को हम छोड़ देंगे, श्रीलंका के वर्तमान संकट का कारण। तो यहां पर पहले मैं एक इंट्रोडक्शन लिख दूंगा, मतलब मैं इंट्रो से अपनी बात शुरू किया और जैसे मैंने बताया कुछ उदाहरण मैंने अपने सामने रखे, फिर मेरा जो मूल पार्ट है या जो मेरा मेन बॉडी है, मुख्य भाग है, उसमें मैंने एक हेडिंग बनाई, श्रीलंका के संकट का कारण, है ना, ये मेरा हेडिंग हो गया। अब इसके तहत मैं अपनी बात को रखना शुरू करूंगा कि क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो पहले मैं थोड़ा सा जो बात है वो यही रखूंगा कि श्रीलंका के संकट के कारण के संदर्भ में पहला कारण क्या है, फर्स्ट रीजन क्या है इसका, है ना। तो पहला रीजन मैं कह सकता हूं कि जो एक मूल है रीजन है इसका, वो है इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, आर्थिक अव्यवस्था। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, आर्थिक अव्यवस्था कैसे, अलग अलग उदाहरण देंगे, है ना। जब सरकार को राजस्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सरकार को टैक्स कट नहीं कम करना चाहिए। जब सरकार को राजस्व की जरूरत हो, जब देश में या सरकारों के पास पैसे ना हो, तो राजस्व कट करना यह बेहतर रणनीति नहीं है। श्रीलंका आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा था और गवर्नमेंट पॉपुलिस्ट मेजर्स अपनाने के लिए टैक्स कट कर रही थी, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई। जो भी वेलफेयर स्कीम्स थे उसके लिए पैसे सरकार के पास नहीं रहे। एक तो ये है। दूसरा अव्यवस्था, यह हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति, है ना। जो बेसिक एसेंशियल चीजें थी उनकी कमी, बेसिक एसेंशियल चीजें थी उसकी कमी, है ना, प्रोडक्शन नहीं होना। और ये क्यों, इन्फ्लेशन क्यों, क्योंकि सरकार के पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे, फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे। मतलब सरकार के पास प्रभावी रूप से भुगतान संतुलन की स्थिति नेगेटिव थी, यानी कि सरकार के पास आयात करने के लिए पैसे नहीं थे, और आयात करने के लिए पैसे नहीं थे तो जो भी आयात सामान हो रहा था वो लिमिटेड था, और इकोनॉमी में उसका डिमांड ज्यादा था। बेसिक एसेंशियल जो गुड्स थे उसकी मुद्रास्फीति बढ़ गई। हर चीजों का संकट, उदाहरण के लिए पेट्रोलियम के प्राइसेस शूट कर गए, और पेट्रोलियम का जब प्राइस बढ़ता है तो उसका प्रभाव मुद्रास्फीति पे हर जगह नजर आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिक जो चीज इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स, तो जैसे ही पेट्रोलियम के प्राइसेस एक्सपेंड किए, मुद्रास्फीति इकोनॉमी के हर सेगमेंट पे बढ़ा। इस पूरी प्रक्रिया में क्रय शक्ति कम हुई, क्रय शक्ति कम हुई तो डिमांड कम हुआ, डिमांड कम हुआ तो ओवरऑल प्रोडक्शन कट हुआ, प्रोडक्शन कट हुआ तो बेरोजगारी की स्थिति, आर्थिक संकट में श्रीलंका उलझ गया। तो थोड़ा थोड़ा बताना है कि सर आर्थिक अव्यवस्था या मैडम आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति थी, एक तो ये कारण है। दूसरा एग्रीकल्चर क्राइसिस, इसी को आर्थिक रूप से भी मैं रखूं तो कृषि का संकट या एग्रीकल्चर क्राइसिस। एक ही स्ट्रोक में आपने पूरे श्रीलंका को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया। ऑर्गेनिक स्टेट की उस पूरी प्रक्रिया में जो उत्पादन था या जो खाद्यान्न का उत्पादन था वो डिक्लाइन कर गया, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो गया। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो गया तो उस पूरी प्रक्रिया में जो एग्रीकल्चर या खाद्यान्न वस्तुओं का मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत बढ़ गया, है ना। इससे एक कह सकते हैं कि भूख का संकट या जो है वैसी स्थिति या जो बेसिक आपके फूड के रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ये एक रीजन आप कह सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि वॉर के कारण या जो युद्ध दुनिया में हो रहे हैं, उदाहरण के लिए यूक्रेन, उसने पेट्रोलियम और खाद्यान्न तेल के प्राइसेस को न केवल बढ़ा दिया बल्कि उसकी सप्लाई लाइन में भी शॉक क्रिएट किया। वो भी एक कारण है जो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट को जन्म दिया, तो एक रीजन वो भी आप कह सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं और कारण को बताना चाहूं तो थोड़ा सा चीन का डेब्ट ट्रैप का नीति या ऋण जाल का संकट, ज्यादा बताना नहीं है, थोड़ा सा बस कि श्रीलंका के संकट का एक मूल कारण चीन का ऋण जाल का संकट या चीन के द्वारा अत्यधिक हाई रेट पर या अत्यधिक उच्च दर पर ऋण या अत्यधिक उच्च इंटरेस्ट रेट पर ऋण उपलब्ध कराना है। उदाहरण के लिए श्रीलंका के द्वारा 99 इयर्स के लिए हम्बनतोता पोर्ट चीन को लीज पे दिया जाना, ये सब आप संकट कह सकते हैं, है ना।
इसके अलावा जो श्रीलंका की इकोनॉमी का मूल, अगर हम कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का मूल या एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है टूरिज्म। और हम देखते हैं कि कोविड क्राइसिस के कारण टूरिज्म डिक्लाइन किया, और दूसरा ईस्टर बॉम्ब अटैक। श्रीलंका में जो बॉम्ब अटैक हुआ, उससे वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा कि श्रीलंका इज एन अनसेफ कंट्री, और उस पूरी प्रक्रिया में जो टूरिज्म है वो डिक्लाइन करता है। इन बातों को आपको रखना पड़ेगा, है ना। ये सब कुछ, ये सारे कारण मिलकर के, या कुछ ये सारे कारण मिलकर के श्रीलंका के सामने एक बड़े आर्थिक संकट को जन्म देते हैं। इतनी बात आप नीचे लिखें कि $52 बिलियन या $51 बिलियन के आसपास का जो एक ऋण का संकट उत्पन्न हुआ, और ये संकट इतना गहरा है कि श्रीलंका जो मूल है, जो मूलधन है, उसको तो दे नहीं पा रहा है, साथ ही साथ जो ब्याज था इसका $51 बिलियन का, उसको भी रीपे करने की स्थिति में नहीं है ना। इसके बारे में एग्जामिनर को बताया हमने कि ये कुछ स्थितियां हैं, या ये कुछ चैलेंजेस एग्जामिनर के सामने या श्रीलंका के सामने हैं। अब ऐसी स्थिति में भारत के द्वारा, जो कि सवाल आपसे चर्चा करना चाहता है, भारत की भूमिका की विवेचना करें। तो इस संकट में भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है, या भारत की भूमिका क्या है, ये एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। अब ऐसे में आप बताइए कि भारत 1991 में भी ऐसे अनुभव से गुजर चुका है ना, और हमने एलपीजी का रिफॉर्म्स किया, हमको आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ी। तो भारत श्रीलंका से पहले ही आईएमएफ में श्रीलंका की बात रखता है, श्रीलंका के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस, कि ताकि आईएमएफ उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंडीशंस इंपोज ना कर पाए, ऐसे कंडीशंस लगाए जिससे श्रीलंका धीरे धीरे करके अपनी अर्थव्यवस्था को रिकवर कर सके। इसको लेकर के चूंकि भारत का अनुभव था, तो भारत ने श्रीलंका के पक्ष में आईएमएफ में जाकर के श्रीलंका के लिए क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए, वहां पर जाकर सहयोग कर रहा है। यानी कि श्रीलंका के लिए हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस फोर्स ना किए जाएं, इस तरह के कंडीशन किए जाएं ताकि श्रीलंका रिकवर कर सके। ये अपने आप में बताता है कि भारत श्रीलंका को लेकर के कितना गंभीर है, लगातार हम सहयोग कर रहे हैं। तो इस पहलू पे बात कर सकते हैं। दूसरा, अभी तक 2022 तक भारत 3.8 बिलियन का सहयोग श्रीलंका को आर्थिक रूप से कर चुका है, थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट, रियायती दर पे ऋण उपलब्ध करा करके विभिन्न सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अलग अलग आयामों के लिए भारत के द्वारा 3.8 बिलियन डॉलर का सहयोग किया गया है। क्लियर है। इस तरह से भारत लगातार सहयोग कर रहा है थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट स्वैप एग्रीमेंट, कि श्रीलंका जो है उसके पास फॉरेक्स करेंसी नहीं है, तो भारत से आयात करेगा तो डॉलर्स कैसे पे करेगा, तो श्रीलंका अपनी करेंसी में भारत को पे कर दे, और भारत भविष्य में श्रीलंका से कुछ सामान खरीद लेगा। करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। इस तरह से भारत लगातार सहयोग कर रहा है, या आर्थिक रूप से श्रीलंका के सामने एक बड़ा जो संकट है उसको साधने में मदद कर रहा है। ये जो 3.8 बिलियन डॉलर का भारत के द्वारा ऋण दिया जाना है, ये विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन है, और माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन है, या अर्थव्यवस्था या श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन है, उसके लिए उम्मीद का किरण है, जो श्रीलंका को इस पूरी प्रक्रिया से, इस संकट से बाहर लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा भारत का जो सहयोग है उसका मानवीय पहलू भी है, मानवीय पहलू भी है। इस संकट में जो एक समस्या पैदा हुई वो है खाद्यान्न का संकट, है ना, फूड का प्रॉब्लम। भारत के द्वारा लार्ज अमाउंट में वीट, आंकड़े ना हो कोई दिक्कत नहीं है, राइस, और जो भी एसेंशियल गुड्स है या एसेंशियल फूड से रिलेटेड चीजें हैं वो सप्लाई किया जा रहा है। कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। एक जो समस्या संकट श्रीलंका में आई वो है फार्मा सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स। और भारत को माना जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, रियायती दर पे, सस्ते दर पे भारत बेहतर या उच्च क्वालिटी के मेडिसिन बनाता है। श्रीलंका की जो जरूरतें हैं उसके लिए भारत फार्मा की जरूरतों को पूरा कर रहा है ना। तो ड्रग सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के द्वारा प्रभावी रूप से सहयोग किया जा रहा है ना। खाद्यान्न के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड और एसेंशियल गुड्स को हम सहयोग कर रहे हैं, वीट और इसके संदर्भ में। इसके अलावा इसी में अगर हम देखें कि कृषि का संकट एक उत्पन्न हुआ, उसके पीछे का कारण है ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में बदल देना, या श्रीलंका को बदल दिया जाना। इस पूरी पर क्यों किया गया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने सॉल्यूशन ये सोचा कि यूरिया आयात किया जाता है ना, फास्फोरस, पोटाश आयात किया जाता है, तो अगर श्रीलंका को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दें तो आयात करना ही नहीं पड़ेगा, फॉरेक्स बिल कम हो जाएगा। लेकिन उससे संकट को और गहरा दिया। तो भारत
यहाँ पर और सहयोग कर रहा है। यूरिया, जो भी एसेंशियल फर्टिलाइजर्स हैं, भारत के द्वारा श्रीलंका को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये भारत की प्रकृति है सहयोग का, सहयोग भारत कर रहा है। इसके अलावा जो और कुछ सहयोग के आयाम इस संकट के बाद उभरे हैं, जुड़ रहे हैं और प्रभावी रूप से, वो है सुरक्षा को लेकर के सहयोग, है ना। तो यहाँ पर एक और आयाम को आप ऐड कर सकते हैं कि भारत की भूमिका की विवेचना करें तो आप कुछ यहाँ पर आर्थिक रूप से या वैश्विक में आईएमएफ को लेकर, आईएमएफ जिस तरह की रणनीति श्रीलंका को के लिए बना रहा है, भारत अपने अनुभव शेयर कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर रहे जिससे श्रीलंका की इकोनॉमी रिकवर कर सके, उसके लिए भारत आईएमएफ के साथ चर्चा कर रहा है ना। डायरेक्टली इकोनॉमी में सरकार के साथ सहयोग कर रहा है, जो उनको पैसे की जरूरत है उनको डायरेक्ट फाइनेंस हम कर रहे हैं। साथ ही साथ मानवीय पहलू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो संकट है, जो लोगों के सामने समस्याएं हैं, उसको दूर करने के लिए फूड, पेट्रोलियम और खाद्यान्न से रिलेटेड या फार्मा से रिलेटेड पक्षों को लेकर के भी हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। एक और जो सहयोग का आयाम है वो है सुरक्षा, है ना। पोस्ट क्राइसिस, संकट के इस क्राइसिस के बाद भारत के द्वारा यह हाल ही में बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की 8वीं समिट हुई थी श्रीलंका में, मतलब वर्चुअल समिट हुआ था। उसमें जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में एक सहयोग के आयाम पे भी चर्चा हुई, क्योंकि सिंस इनके पास फंड की कमी है, ऐसी स्थिति में ज्यादा प्रभावी रूप से सुरक्षा पे श्रीलंका काम नहीं कर पाएगा। तो भारत कह रहा है कि मैं आपको सहयोग करूंगा। $20 मिलियन के आसपास का भारत सहयोग कर रहा है। और सहयोग क्या है, हाल ही में जो दो बातें हमको नजर आती हैं, अगस्त के महीने में न्यू डेवलपमेंट होता है, उसमें एक जो है सर्च एंड रेस्क, है ना, कि श्रीलंका का समुद्र बड़ा है, अगर कहीं पर भी कोई संकट होता है, कोई जहाज डूबता है या कुछ लोग संकट में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सर्च एंड रेस्क के लिए भारत के द्वारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। दूसरा त्रिकोण मिली एक पतन है, कहां पर, श्रीलंका में। त्रिकोणमिली में फ्लोटिंग डॉकयार्ड भारत के द्वारा विकसित किया जा रहा है। फ्लोटिंग डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है, तैरने वाला डॉक, जहां पर शिप आकर के रुक सकते हैं। ये फ्लोटिंग डॉकयार्ड भारत के द्वारा जो त्रिकोणमिली में विकसित किया जा रहा है, इसको कहीं पर भी खिसका करके श्रीलंका के पानी में ले जाया जा सकता है, ताकि शिप वहां पर एंकर कर सके, रुक सके, ताकि श्रीलंका की जो नवल क्षमता है ना, उसकी जो सुरक्षा से रिलेटेड चुनौतियां हैं, उनको साधा जा सके। तो भारत सुरक्षा को लेकर के भी सहयोग श्रीलंका के साथ इस संकट के बाद लगातार कर रहा है। इन बातों को आप एग्जामिनर के सामने रखिए। यही सवाल है, पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना करें। तो यहां पर जिन बच्चों ने केवल इस आर्थिक सहयोग के बारे में लिखा होगा और आयामों को ऐड नहीं किया होगा, मल्टी डायमेंशनल या बहुआयामी तरीके से एनालिसिस नहीं हो पाया। कुछ मानवीय पहलू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखने पड़ेंगे और कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाल ही में जो डेवलपमेंट हुए हैं, उनको भी आपको एग्जामिनर के सामने उदाहरण सहित अपनी बात को रखना पड़ेगा। ये हमारे सहयोग के आयाम के संदर्भ में बात करना पड़ेगा। इतनी बात अगर हो जाती है हमारी, तो हमारा जो मुख्य भाग है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमको एक छोटा सा निष्कर्ष भी इसको लेकर के देना चाहिए, है ना। अब इसके निष्कर्ष में आप कह सकते हैं, है ना, आप कह सकते हैं कि श्रीलंका भारत के लिए भूसामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। हिंद महासागर में एक महत्वपूर्ण द्वीप है। ऐसी स्थिति में भारत को हर संभव श्रीलंका को स्थिर करने के लिए, लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए जरूरी है, और भारत को हर संभव श्रीलंका को सहयोग करना चाहिए, ताकि भारत इस हिंद महासागर में एक प्रभावी शक्ति के रूप में इमर्ज कर सके, है ना। यह उसका प्रभाव स्थापित रहे। ये आप कंक्लूजन लिखें कि लगातार भारत को ऐसा करने की जरूरत पड़ेगी और श्रीलंका के साथ सहयोग करना पड़ेगा। ये आपका एक सवाल था जो यूपीएससी आपसे चाहता था कि आप डिस्कशन करें। अब ध्यान से इस सवाल को देखिए। ये सवाल बहुआयामी नहीं था। इस सवाल का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका, यानी कि हमारे पास ज्यादा स्कोप था विभिन्न आयामों पे जाने का, क्योंकि एक ही आयाम था। मैंने 20-25 वर्ड का इंट्रोडक्शन लिख दिया, 20-25 वर्ड का कंक्लूजन लिख दिया। मेरे पास 100 शब्द थे जिसमें मैं बहुत सारे आयामों पे चर्चा कर सकता था, ब्रीफली ही, लेकिन मैं कर सकता था। अब देखिए, जैसे ही 9वां सवाल होता है और 10वां सवाल यूपीएससी पूछता है ना, ये 9वें सवाल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा कि थोड़ा हमको परिचय दे देना है ना, अलग अलग तरीके से, जो प्रूफ करता हो कि भारत श्रीलंका का मित्र है। मुख्य भाग में श्रीलंका के वर्तमान संकट और वर्तमान संकट में श्रीलंका की मदद के लिए भारत द्वारा निभाई गई भूमिका, है ना।
कुछ बच्चे लगातार ये लिखे थे, तो कोशिश करना है कि इस पक्ष पे ज्यादा फोकस ना करें और हमको निष्कर्ष लिख देना है। ये हमारा आयाम था, ये हमारा पक्ष था जिस पे हमको चर्चा करने की जरूरत थी। अब ध्यान से देखिएगा, जो 10वां सवाल है इसको पढ़ें तो देखिए कि ये 90वें सवाल की तुलना में, 9th क्वेश्चन की तुलना में ज्यादा बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपके सामने चुनौती पेश कर रहा है कि अच्छा पहला आंसर बेहतर लिख लिए, अब देखिए मैंने और भी आयाम ऐड कर दिए हैं 10वें में, अब लिख करके दिखाइए। अब अपने राइटिंग स्किल को बताइए मुझे कि क्या आप 150 शब्दों में इन सारे आयामों को टच कर पाएंगे। इसका मतलब है कि यूपीएससी न केवल आपकी समझ चाहता है, बल्कि कह रहा है कि कैसे सारगर्भित तरीके से आप अपनी बात को रख देंगे। इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चर्चा करूंगा, मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि कैसे कीवर्ड्स अगर आपके पास हो, कुछ शब्द अगर आपके पास हो, आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखें। प्रभावी रूप से 150 शब्दों में ऐसे सवालों को भी उत्तर लिखा जा सकता है और ऐसे सवालों के लिए 250 शब्द भी अपेक्षाकृत कम पड़ सकते हैं। क्लियर है? तो हमारे लिए चुनौती क्या है कि ऐसे सवालों को 150 शब्दों में कैसे लिखा जाए। सवाल है, देखें इस सवाल को, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? ये यूपीएससी ने पूछा कि क्या एक समानांतर पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं? इतने से यूपीएससी संतुष्ट नहीं हो रहा है, समानता असमानता बोल रहा है कि बताइए। उसके बाद कह रहा है कि इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं, यानी कि महत्व, सिग्निफिकेंस बिम्स्टेक का क्या है। यानी कि ये सवाल हमसे जानना चाहता है, अगर ध्यान से अगर इस पहलू को देखें तो कि आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है, एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है? तो हम अपनी बात को इंट्रोडक्शन में यहां से शुरू कर सकते हैं कि हाँ है, नहीं है, इस संदर्भ में हम बात रख सकते हैं, है ना। क्या दोनों के बीच में समानताएं हैं, क्या दोनों के बीच में असमानताएं हैं, और हम एक निष्कर्ष या कंक्लूजन इसका लिख दें। क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। उसके बाद यूपीएससी चाहता है कि विदेश नीति में इसकी महत्ता बताएं, बिम्स्टेक के संगठन की महत्ता क्या है, यही सवाल है। इस नए संगठन, सार्क की तुलना में बिम्स्टेक नया है, तो इस नए संगठन, मतलब बिम्स्टेक नया है, इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हो रहे हैं, या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे, ये एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। अपेक्षाकृत पिछले सवाल की तुलना में ज्यादा बहुआयामी, सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी और भारत के लिए बिम्स्टेक का महत्व, 3 आयामों पे आपको प्रभावी रूप से तो चर्चा करनी पड़ेगी। और शुरू का जो है कि क्या एक समानांतर संगठन है, क्या एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये आपको रखना है, इस बात को रखना है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि हाँ, कुछ संदर्भों में पैरेलल भी है और कुछ संदर्भों में एक साथ जुड़ता हुआ प्रतीत नहीं होता, तभी तो समानता और असमानता होगी। तो आप बताइए, है ना, मतलब आप देखिए, अब ऐसी चीजों के लिए ध्यान से सुनिए। अब अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखना चाहूं, मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है इसका, है ना, इसका परिचय मैं देना चाहूं कि अगर मैं इसका परिचय देना चाहता हूं तो क्या परिचय दूं, सार्क और बिम्स्टेक के बारे में लिखूं। कोई भी पॉइंट लिखता हूं तो या तो सिमिलैरिटी का पॉइंट हो जाएगा, है ना, या तो मैं दोनों के बीच में समानताएं बता रहा हूँ या असमानताएं बता रहा हूँ, और मुझे आगे चल के इसी पॉइंट को रिपीट करना पड़ेगा अपने बॉडी में, चाहे समानता वाले पॉइंट में इस्तेमाल करूं, चाहे असमानता पॉइंट वाले पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ यही कहूंगा कि क्या दोनों एक समानांतर संगठन है, तो मैं कहूंगा कि सार्क जो संगठन है ना, 80 के दशक में बना था, 1980s में बना था, और 2014 से इसका कोई मीटिंग नहीं हुआ है, इसका समिट मीटिंग नहीं हुआ है ना। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एग्जामिनर को कि इसकी मीटिंग नहीं हो पा रही है ना, और क्यों नहीं हो पा रही है। तो थोड़ा सा बस 80 के दशक से में सार्क बना था और 2014 के बाद इसकी मीटिंग नहीं हुई है। रीजन ये 2016 का उरी और पठानकोट का अटैक, उरी और पठानकोट का अटैक। बिम्स्टेक 1997 में बना हुआ संगठन है ना, और पिछले कुछ वर्षों से लगातार इसकी मीटिंग्स हो रही हैं, और चूंकि 97 में बना है, 2022 में इसके 25 साल 25 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, और हाल ही में इसका समिट मीटिंग हुआ है। बस इतनी बात लिख दूं, और उसके बाद मैं कहूं कि हाँ, दोनों कुछ सेंस में समानांतर संगठन है और कुछ संदर्भ में समानांतर नहीं भी। तो समानांतर या दोनों के बीच में समानताएं। तो अब यहां पर
मेरे बॉडी का पहला हिस्सा होगा, यानी कि अगर मैं इंट्रोडक्शन लिख लिया तो अब मैं मुख्य भाग में कैसे समानांतर संगठन है, कैसे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में एग्जामिनर को लिखूंगा। समानता और असमानता के संदर्भ में अपनी बात को रख दूंगा और भारत के लिए इसकी महत्ता क्या है इस संदर्भ में अपनी बात को रखूंगा। तो यहां पर जैसे मैंने कहा कि दोनों हाँ समानांतर संगठन है, उसके माध्यम से मैंने अपनी बात को रखा कि हाँ कुछ संदर्भ में समानताएं भी हैं और कुछ संदर्भ में असमानताएं भी। लेकिन अब मुझे इस समानता और असमानता के बीच में प्रभावी रूप से अपनी बात को रखना है। तो समानता किस संदर्भ में दोनों समान है, किस संदर्भ में बिम्स्टेक और सार्क समान है। तो मेरे लिए कीवर्ड क्या होगा, पॉपुलेशन, जनसंख्या, और जीडीपी। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1997 में बना, 84-85 में सार्क बना। दोनों ही अगर संगठनों को देखते हैं तो दोनों का जो पॉपुलेशन है, दोनों का जो जीडीपी का साइज है, मोरलेस एक जैसा है ना, एक जैसा हमको प्रतीत होता है। इस संदर्भ में दोनों समानता है। तो आपके लिए कीवर्ड क्या हो गया, जनसंख्या और जीडीपी। उसके बारे में एग्जामिनर को बता दें। इसके अलावा उद्देश्य, उद्देश्य दोनों के समान है, दोनों शांति, स्थिरता की बात करते हैं, है ना। दोनों का मूल पर्पस है आर्थिक विकास, आर्थिक सहयोग पे फोकस करना। इस संदर्भ में दोनों में समानता है। एक और अगर मैं समानता की बात करूं कि दोनों के बीच में और क्या समानताएं हैं, तो अगर मैं उसको देखता हूं तो कुछ दोनों के कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया में दोनों काम कर रहे हैं। सार्क जो 1984-85 में बना वो 2014 तक कुछ कॉमन एरियाज में काम कर रहा था। 1997 से बिम्स्टेक जिन क्षेत्रों में काम कर रहा है, जो क्षेत्र हैं, है ना, एरियाज हैं जिन पे दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, उसमें से एक है एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, P2P कॉन्टैक्ट के संदर्भ में लगातार आपस में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और व्यापार वाला पॉइंट तो ऊपर बता ही दिया। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क, है ना। बिम्स्टेक और सार्क के दोनों देश आपस में अपने कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि बेहतर तरीके से सहयोग या रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, है ना, संसाधनों को पूल किया जा सके, बेहतर ह्यूमन कैपिटल या मानवीय पूंजी का विकास हो सके, उसको लेकर के दोनों आपस में प्रयास करें। उदाहरण के लिए नेशनल नॉलेज नेटवर्क। तो यहां पर समानता हमने बता दिया एग्जामिनर को कि सर कुछ समानताएं भी हैं, कुछ एरियाज में आपस में दोनों सहयोग भी कर रहे हैं। अब ऐसे में अगला जो पहलू बचता है वो क्या, असमानता, है ना। समानताएं बता दिया हम लोगों ने एग्जामिनर को। अब दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है ये भी एग्जामिनर को बता दे। तो समानता हमने बताया, ये कीवर्ड हमारा ये रहा। ध्यान रखिएगा कि मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं वो 150 शब्दों की रूपरेखा है कि मैं अपने 150 शब्दों में कैसे एक प्रभावी सारगर्भित आंसर लिख दूं जिससे एग्जामिनर मुझसे प्रभावित हो। मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि सर मैं बहुत जानता हूं इस टॉपिक के बारे में, मैं समानता और असमानता के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास स्कोप नहीं है, मेरे पास शब्द सीमा केवल 150 शब्दों की है। तो ऐसी स्थिति में मैंने समानता बता दिया। अब मैं असमानता के बारे में एग्जामिनर को बताऊंगा तो मैं असमानता के संदर्भ में क्या बात रखूंगा, है ना। ये असमानता के संदर्भ में अगर मुझे बात रखनी हो तो किस संदर्भ में असमान है या डिफरेंट है, किस संदर्भ में, है ना, किन आयामों में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों ही संगठन एक दूसरे के डिफरेंट है। तो एक हम कह सकते हैं कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है। क्षेत्रीय संगठन मतलब सार्क, दक्षिण एशिया का संगठन है, क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन है। जब मैं बिम्स्टेक को देखता हूं तो एक क्षेत्र ना होकर 2 क्षेत्रों को कवर करता है, इंटर रीजनल, बहुत क्षेत्रीय संगठन है। क्यों, इसमें आसियान के भी देश आ जाते हैं और इसमें सार्क के भी देश आ जाते हैं। आसियान के देश कौन है, थाईलैंड। आसियान का देश कौन है, म्यांमार। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय सहयोग का संगठन है, केवल एक क्षेत्र जो है दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया। और जब मैं बिम्स्टेक को देखता हूं तो ये दक्षिण एशिया के साथ साथ
दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को भी साथ में रखता है, जैसे कि इसमें 2 मेंबर्स हैं, थाईलैंड और म्यांमार, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से आते हैं। सार्क, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो एक असमानता मुझे इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में समझ में आ रही है। तीसरा, जो सार्क संगठन है वो पूरे दक्षिण एशिया पे फोकस करता है, दक्षिण एशिया पे सार्क। लेकिन बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक का मूल फोकस बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश, यानी कि ये पूरे दक्षिण एशिया को न कवर करके केवल बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के बीच का सहयोग संगठन है। ये हम बात कर सकते हैं कि इस संदर्भ में असमान है, या इस संदर्भ में हमको असमानता देखने को मिलती है ना। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जो सार्क देश हैं, जो सार्क देश हैं उनके बीच में चुनौतियां ज्यादा हैं, उनके बीच में चुनौतियां ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो चुनौतियों की जगह सहयोग ज्यादा है, या सहयोग के आयाम ज्यादा है। सहयोग के आयाम ज्यादा है। इस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं कि इस संदर्भ में असमानता है, इस संदर्भ में डिफरेंस है। एक और असमानता की बात की जा सकती है, जैसे मैंने 4-5 पॉइंट्स आपके सामने रखे। एक और असमानता क्या हो सकती है? एक और असमानता हो सकती है व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। 1900 मतलब जब सार्क बना 80 के दशक में, उसके बाद से जो इस संगठन या इस रीजन के बीच में जो व्यापार है वो कुल व्यापार का केवल 5% है इन आपस में देशों के बीच में। और बिम्स्टेक ने पिछले कुछ 10 वर्षों में ही ये आंकड़ा 6% तक पहुंचा लिया है। यानी कि पिछले 10 वर्षों में ही जो बिम्स्टेक ने आपस में व्यापार की शुरुआत की है, उसमें आपस में जो व्यापार ये बिम्स्टेक के देश कर रहे हैं, ये अपने कुल व्यापार का 6% आपस में कर रहे हैं। केवल 10 वर्षों में ये प्रगति है। और पिछले अगर बात करें कि 30-35 सालों में जो सार्क के बीच में व्यापार का आंकड़ा है, जो ये देश कुल व्यापार दुनिया भर के देशों के साथ करते हैं, आपस में ये आंकड़ा केवल 5% है। उस संदर्भ में भी देखने को मिल रहा है, या हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर तरीके से जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन संभव है बिम्स्टेक के देशों के मध्य। ये कुछ असमानता आप एग्जामिनर को बताइए कि इस संदर्भ में समान है, इस संदर्भ में असमान है ना। इस संदर्भ में ये बात रखी जा सकती है। इतनी बातों को एग्जामिनर को बताएं तो इसका मतलब है कि समानता और असमानता के विभिन्न पहलू प्रभावी रूप से हमने कवर कर दिया। अब सवाल हमसे यह भी जानना चाहता है कि इस नए संगठन जो कि बिम्स्टेक 1997 में बना है, तो इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, या कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बिम्स्टेक भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस क्या है इस क्षेत्र का, इसके बारे में एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि इसकी महत्ता किस संदर्भ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तो भारत के द्वारा 2014 में नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम, और 2014 में ही हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इनको साधने में म्यांमार या बिम्स्टेक जैसे देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पड़ोसी प्रथम है ना, कि अपने पड़ोस के देशों को हमको सब वरीयता देनी है, सहयोग करना है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पूरब की तरफ देखने से केवल काम नहीं चलेगा, पूरब की तरफ हमको प्रभावी रूप से अपने हितों को साधने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो सैन्य दृष्टिकोण से हो, सामरिक दृष्टिकोण से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। विभिन्न आयामों से हमको दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ साथ पूर्वी या ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ हमको साधना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने पड़ोस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। म्यांमार अकेला इकलौता लैंड रूट जिसके माध्यम से भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों तक जमीनी रास्ते से जा सकता है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इतना लिखने का स्कोप नहीं है। तो बस आप एग्जामिनर के सामने रखिए कि
पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अगर भारत को प्रभावी रूप से आगे बढ़ना है तो बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण देश हो सकता है। उस संदर्भ में अपनी बात को रख सकते हैं, उस संबंध में इसकी अर्थव्यवस्था या इसकी महत्ता बढ़ जाती है। अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है ना, इसका महत्व किस संदर्भ में है, तो नीली अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीली अर्थव्यवस्था, ये सारे देश क्या हैं, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी के आसपास अवस्थित है। भूटान को छोड़ दे तो, नेपाल को छोड़ दे तो बंगाल की खाड़ी में विभिन्न जो है नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, है ना, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, समुद्र के गर्भ में बहुत प्रकार के नोड्यूल्स हैं या मेटल्स हैं। इन सब को का दोहन हम प्रभावी रूप से कर सकते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, इन देशों के पास बेहतर तरीके से या इनके पास अपेक्षाकृत ऊर्जा के संसाधन है, तो नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत इनके साथ सहयोग कर सकता है और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। तो इस संदर्भ में आप एग्जामिनर को बताएं कि एक ये आयाम है जहां पर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को नीली अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्रभावी रूप से साध सकता है। इसके अलावा हिंद महासागर में जो चुनौतियां हैं, हिंद महासागर में जो चैलेंजेस हैं भारत के लिए, उसके लिए भारत ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, इन सब देशों को मिला करके एक सागर की रणनीति बनाई है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स। अब समझाना नहीं एग्जामिनर को, आप कहें कि सागर को साधने में बिम्स्टेक मदद करेगा। उदाहरण के लिए हाल ही में बिम्स्टेक का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। तो इसका मतलब है भारत का जो एक उद्देश्य है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन्स, हिंद महासागर को लेकर के भारत की रणनीति है, उसको साधने में बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण रोल निभाएगा या उसको साध सकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में बिम्स्टेक के मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया है, बंगाल की खाड़ी में भी हाल ही में हुआ है, उसके बारे में एग्जामिनर को आप बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या बात कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में एक बड़ी चुनौती सुरक्षा को लेकर के है, यह विपल्लववाद की समस्या है। ऐसे में बांग्लादेश और म्यांमार दो बड़े पड़ोसी हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर भारत शेयर कर रहा है और 4000 किलोमीटर का, और 1600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर म्यांमार के साथ है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश अगर सहयोगी रहें तो भारत नॉर्थ ईस्ट में प्रभावी रूप से सुरक्षा से जुड़े मसलों, विपल्लववाद की समस्या को साध सकता है। साथ ही साथ ये दोनों ही देश, म्यांमार और बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये रास्ता देते हैं, है ना, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करते हैं पूर्व और पश्चिम के हिस्से से। इस पूरी प्रक्रिया में नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास प्रभावी रूप से हो सकता है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक की महत्ता बढ़ जाती है, इसकी महत्ता बढ़ जाती है। कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर सकते हैं, यानी कि ये सागर का पॉइंट मैंने रखा, उसके अलावा जो और आयाम पे आप बात कर सकते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट का सुरक्षा और विकास। इस संदर्भ से बात रखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी और चाइना फैक्टर। चाइना का इस क्षेत्र में प्रभाव है। चीन अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की शुरुआत कर चुका है और इस जो बिम्स्टेक के देश हैं उसमें भारत को छोड़ करके, भारत और भूटान को छोड़ करके सभी मेंबर्स वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का समर्थन करते हैं, यानी कि चीन के साथ उनका प्रभावी सहयोग है। ऐसी स्थिति में भारत को भी इसको काउंटर करना पड़ेगा और उसको काउंटर करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है। कालादान, बिम्स्टेक के देशों के साथ मिलकर के कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, इसके बारे में एग्जामिनर के सामने बात रखी है। IMT, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, BBIN कॉरिडोर, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये कुछ आयाम हैं जो भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चीन को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, चीन को साधने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिम्स्टेक की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। साथ ही साथ एक लास्ट पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, है ना, कि जैसे पांचवें के बाद छठवां एक और आयाम इसमें ऐड किया जा सकता है। वो क्या ऐड किया जा सकता है, भारत की इंडो पैसिफिक की नीति। इंडो पैसिफिक, भारत हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ करके देख रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रशांत महासागर के क्षेत्र में क्वाड का निर्माण,
बंगाल की खाड़ी में बिम्स्टेक का निर्माण, और पश्चिमी एशिया या अरब सागर के क्षेत्र में I2U2 का निर्माण। समग्र रूप से भारत के इंडो पैसिफिक की विचारधारा को मजबूत करते हैं, जहां पर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को एक क्षेत्र या एक सामरिक रूप से क्षेत्र मान करके प्रभावी रूप से अपने हितों को साधना चाहता है। उसके लिए हमको संगठन बनाने पड़ेंगे, और बंगाल की खाड़ी में बना यह संगठन उसी कड़ी का हिस्सा है। इस तरह से आप अपनी बात को प्रभावी रूप से रख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये इन सब बातों को रखना था, इन सब बातों के साथ रखना था। बस कंक्लूजन लिख दीजिए, इसमें 6% का व्यापार हो रहा है ना। तो आप क्या लिखेंगे? बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण भारत के लिए आने वाले समय में संगठन हो सकता है, भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, संभावनाओं का एक क्षेत्र है। भारत को प्रभावी रूप से, है ना, और बहुआयामी दृष्टिकोण से बिम्स्टेक के देशों के साथ लगातार सहयोग को, आयाम को बढ़ाए जाने की जरूरत है। इन बातों के साथ आप अपनी बात को रख दें। ये आपका एक टॉपिक था जो सवाल आपसे पूछा गया, मतलब ये टॉपिक आपसे ये जानना चाहता था। चलिए, क्लियर है? इस तरह से हम एक प्रभावी रूप से इसका आंसर लिख सकते हैं। मिटा देता हूं इसको। यानी कि कुल मिलाकर के आपको ये लिखना था, यानी कि कुल मिलाकर के आपका जो स्ट्रक्चर होता वो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ये एक आदर्श स्थिति होती अगर आप इन सारे आयामों पे लिख पाते। तो थोड़ा सा सार्क और बिम्स्टेक के बारे में हमने परिचय दे दिया, है ना। मुख्य भाग में हमने बिम्स्टेक और सार्क के बीच में जो समानांतर संगठन है नहीं है, थोड़ी सी बात रखी। मूल बात यही है, समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन है भी और नहीं भी है। तो मूल बात हमको यही बतानी थी कि समानता है और असमानता है। तो यहाँ पर अपनी बात को प्रभावी रूप से रखे। बिम्स्टेक भारत की विदेश नीति के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये सवाल आपको क्लियरली पूछना चाहता है, जानना चाहता है, इसके बारे में लिखे और फिर निष्कर्ष लिखे। अब आराम से सोचिए, पिछले सवाल की तुलना में ये जो पिछला सवाल आपने देखा था, इस सवाल की तुलना में, इस सवाल श्रीलंका के सवाल की तुलना में ये ज्यादा बहुआयामी प्रतीत होता है, मल्टी डायमेंशनल है, ज्यादा आयाम आपसे अपेक्षा कर रहा है। तो जरा सोच करके देखें, क्या मैं प्रभावी रूप से, क्या मैं एक बड़ा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। फर्स्ट आंसर के अप्रोच से अगर सेकंड आंसर को आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई आयाम छूट जाएगा। इसलिए बहुत सारगर्भित तरीके से आपको बात रखनी पड़ेगी। हार्डली 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखा, यहां पर भी व्याख्या करने का बहुत स्कोप नहीं है। व्याख्या अगर बहुत ज्यादा करने का प्रयास किए तो वैसे स्थिति में कोई ना कोई आयाम छूट जाएगा। एग्जामिनर को बताना है कि सर मैं विभिन्न दृष्टिकोण से सोच सकता हूं, विभिन्न आयामों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाऊंगा। मेरा आंसर मल्टी डायमेंशनल होगा, लेकिन मैं उसकी व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास शब्द सीमा कम है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। निष्कर्ष देना है, पॉजिटिव होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, भविष्योन्मुखी होगा, बेहतर होगा, बट बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं हो पाएगी। 2 से 3 लाइन में अपनी बात को रखना पड़ेगा। इस संदर्भ में क्वेश्चन बेहतर था कह सकते हैं कि, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी था। नंबर ऑफ डायमेंशंस इसमें पिछले क्वेश्चन की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा थे। चलिए, 2 सवाल हम लोगों ने देख लिया। 2 सवाल और हैं हमारे आईआर के संदर्भ में। जो सवाल है ये अब 15 नंबर के सवाल हैं। यह हमारे पास 250 शब्द की एक लिमिट है हमारे पास, है ना। तो यहां पर सवाल पूछा है, ध्यान से देखें। I2U2 एक हाल ही में संगठन 2021 अक्टूबर में बना है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका समूहन वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा, यह सवाल आपके सामने रखा गया है। यानी क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि जो हाल ही में संगठन बना है वो भारत की स्थिति को किस प्रकार वैश्विक राजनीति में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे प्रभावी रूप से साधेगा, कैसे भारत को स्थापित करेगा, चर्चा करें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मैं थोड़ा सा परिचय दे सकता हूं। 250 शब्दों की समय सीमा है, एक ही आयाम पे मुझे चर्चा करनी है कि ये जो I2U2 का संगठन है ये भारत को कैसे वैश्विक पटल पे मजबूत बनाता है, वैश्विक राजनीति में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत की भूमिका को कैसे मजबूत करता है। ये मेरा आयाम है, इस पर मुझे विस्तार से चर्चा करनी है। मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूं। I2U2 पूछा है, हाल ही में बना है, तो थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूंगा, बैकग्राउंड बता दूंगा, संदर्भ दे दूंगा कि सर ये I2U2 ये है, ये संगठन ये करना चाहता है, इतनी बात रख दी। इसके बाद मेरा जो मुख्य बॉडी होगा, जो मेन पार्ट होगा मेरा, मैं I2U2 के थोड़ा उद्देश्य लिख सकता हूं क्योंकि मेरे पास स्कोप है। अगर मैं उद्देश्य बता दूं तो मैं ज्यादा प्रभावी रूप से बात रख सकता हूं कि भारत कैसे वैश्विक राजनीति में अपने हितों को साध सकता है। तो I2U2 के उद्देश्य लिख दूं, है ना। इसके सदस्य देशों के मध्य जो परस्पर संबंध की प्रकृति है उसमें थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा कर दूं,
है ना, कि भारत को होने वाले लाभ बताने हैं, तो ये जो 4 देश हैं इनके साथ भारत का जो सहयोग है वो भविष्य में भारत के लिए कैसे एक लाभ को उत्पन्न करेगा, वैश्विक रूप से भारत कैसे मजबूत होगा, इतना मुझे बताना पड़ेगा। तो उद्देश्य को जोड़ूंगा मैं, जो उद्देश्य इस संगठन के होंगे उससे जोड़ूंगा कि ये देशों और भारत के बीच में सहयोग के आयाम क्या है, और फिर उस संदर्भ में बताऊंगा कि भारत के लिए होने वाले लाभ क्या है। तो ऐसा लगेगा जैसे ऑर्गेनिक है, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई सी प्रतीत होंगी। यानी मुझे बताना तो यही है कि भारत को होने वाले लाभ है, लेकिन अगर मैं I2U2 के थोड़ा सा उद्देश्य, क्योंकि मेरे पास 250 शब्द हैं, तो मैं I2U2 के उद्देश्य से और चूंकि इन देशों के साथ भारत के सहयोग को जोड़ दूं तो मैं प्रभावी रूप से अपनी बात को रख पाऊंगा कि भारत के होने वाले लाभ क्या है। अब ध्यान से मेरी बात को समझें, इनके बारे में मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत सीमित तरीके से थोड़ी बात रखूंगा, बस एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह मुझे यहां तक जाना है, ये रास्ता मेरा है कि इन दोनों को बताते हुए मैं यहां तक गया। तो मैं अपनी बात को रखूंगा, बट इनके बारे में थोड़ी सी बात रखूंगा एग्जामिनर को, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद फिर मूल बात मेरा ये है भारत को होने वाले लाभ, और फिर एक कंक्लूजन लिख दूंगा, है ना, एक निष्कर्ष लिख दूंगा, और ये मेरा खाका होना चाहिए आंसर का, स्ट्रक्चर मेरा ये होना चाहिए, है ना। यानी कि इन आयामों पे, ये इन 4-5 आयामों पे, इन 3 आयामों पे निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन या परिचय तो मुझे लिखना ही है। तो इनके बारे में मैं थोड़ा लिखूं और फिर मुख्य भाग पे मैं चलाऊं और उसको प्रभावी रूप से रखूं। अब यहाँ पर जो सवाल है I2U2, तो मैं लिख सकता हूं ये संगठन अक्टूबर 2021 में बना है, थोड़ा सा और बात रख सकता हूं। अब्राहम अकॉर्ड के तहत पश्चिम एशिया में अमेरिका के द्वारा जो सहयोग की शुरुआत हुई वो I2U2 में तब्दील होता हुआ प्रतीत होता है। 6 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, 6 क्षेत्र हैं सहयोग के, जिसमें I2 शुरुआती दौर पे काम करेगा। क्या है? पानी के संदर्भ में, एनर्जी ऊर्जा के संदर्भ में, कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन के संदर्भ में, स्पेस, हेल्थ और सुरक्षा के संदर्भ में यह संगठन शुरुआती दौर में प्रभावी रूप से काम करेगा। क्लियर है? इस संदर्भ में अपनी बात को रखें कि ये है। अब ऐसे में थोड़ा सा बात मैंने रख दिया, इसके बाद मैं थोड़ा सा बताऊं कि इसके सदस्य देशों के मध्य परस्पर संबंधों की प्रकृति पर संक्षेप में चर्चा करें। अब यहां पर भारत के लिए कैसे हो सकता है, तो इस सदस्य देशों के मध्य जो संबंध अभी हाल ही में है वो चुनौतीपूर्ण रहे हैं, जैसे इजराइल और यूएई के बीच में, है ना। इजराइल और यूएई के बीच में कोई डिप्लोमेटिक संबंध नहीं रहे हैं लंबे समय तक। अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित हुए, है ना। भारत यूएई के संबंध बेहतर है ना। इंडिया का यूएई के साथ संबंध बेहतर है। 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर अमेरिका, चाइना, यूएई। भारत और इजराइल के बीच में संबंध बेहतर है ना। सहयोग के विभिन्न आयामों पे भारत काम कर रहा है, खास करके सिक्योरिटी के कॉपरेशन में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, विभिन्न आयामों पे हम लगातार और प्रभावी रूप से सहयोग कर रहे हैं। इंडिया अमेरिका के सहयोग के आयाम मल्टी डायमेंशनल है ना। विभिन्न आयामों पे हम सहयोग कर रहे हैं। इकोनॉमिक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, डिफेंस के सेक्टर पे, है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं, मतलब विभिन्न आयामों से हम सहयोग कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक डायमेंशन है, डिफेंस का है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सिक्योरिटी के आयाम से या सामरिक दृष्टिकोण से विभिन्न संगठनों का हिस्सा है। क्वाड बना रहे हैं, I2U2 बना लिए, है ना। लगातार हम काम कर रहे हैं। तो अब अगर मैं कहूं कि I2U2 के उद्देश्य क्या है, तो 6 एरियाज है जिसमें कॉपरेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जामिनर को बता दें वो 6 एरियाज वाटर के फील्ड में, है ना, काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, ऊर्जा के फील्ड में, स्पेस में, हेल्थ के सेक्टर में और फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। ये उद्देश्य यही है I2U2 का, इन विभिन्न आयामों पे चारों देश प्रभावी रूप से सहयोग करें। क्लियर है? अब यहाँ पर इनके सदस्य देशों के मध्य प्रकृति के बीच के संबंधों की प्रकृति पर संक्षेप में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका के बेहतर संबंध है, लेकिन इजराइल और यूएई के संबंध बेहतर नहीं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए जो चुनौती है इस पूरे क्षेत्र में, यह पश्चिमी एशिया में भारत की जो विदेश नीति है वो त्रिदिशात्मक है। त्रिदिशात्मक विदेश नीति है। त्रिदिशात्मक का मतलब है हमारे लिए ईरान भी जरूरी है, हमारे लिए सऊदी अरेबिया भी जरूरी है और हमारे लिए इजराइल भी जरूरी है। यह त्रिदिशात्मक विदेश नीति है। ये तीनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन हमको तीनों से सहयोग करना जरूरी है। और सऊदी अरेबिया का मित्र है यूएई
और यूएई और इजराइल के बीच में सहयोग हो रहा है, तो भविष्य में ज्यादा संभावना है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में भी सहयोग बढ़ जाए। ऐसे में भारत की जो त्रिदिशात्मक विदेश नीति है, जहां पर हमको तीनों देशों के साथ सहयोग करना है या उसके मित्र देशों के साथ सहयोग करना है, और तीनों ही एक दूसरे को पश्चिमी एशिया में चुनौती देते हैं, ये त्रिदिशात्मक विदेश नीति, ये चुनौतियां कम होती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि सऊदी अरेबिया और उसके मित्र देश और इजराइल के बीच में सहयोग की संभावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी स्थिति भारत के लिए बेहतर होगी। ऐसे में टकराव की स्थिति पश्चिमी एशिया में कम होगी और भारत के लिए ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुलभ और ज्यादा प्रभावी रूप से भारत अपने पश्चिमी एशिया के हितों को साध सकता है ना। तो ऐसे संदर्भ में या संक्षेप में इतनी चर्चा करने के बाद भारत के लिए इससे होने वाले लाभ, इस पे हमारा फोकस है मूल, कि मैं इसको बताना चाहता हूं। ये क्वेश्चन मुझसे यही कह रहा है कि वैश्विक राजनीति में भारत की स्थिति को कैसे रूपांतरित करेगा, मजबूत करेगा, चेंज करेगा, बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कहूंगा, सबसे पहला कि ये देश हिंद महासागर से लगे हुए हैं। यूएई को देखता हूं तो अरब सागर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, फारस की खाड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इजराइल भूमध्य सागर में अवस्थित है, भारत हिंद महासागर में अवस्थित है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि हिंद महासागर का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए हाल ही में जिजबोती। ऐसे में इस संगठन का हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में बनना हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में भारत के प्रभाव को मजबूत करेगा। वेस्ट इंडियन ओशियन, यह पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा, है ना। भारत का प्रभाव बेहतर होगा। भविष्य में यूएई के जो मित्र देश हैं, ओमान, है ना, जिसके साथ ऑलरेडी दुख बंदरगाह पे भारत के द्वारा हिंद महासागर का विकास या इस पतन का विकास किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं इस संदर्भ में कि हिंद महासागर में भारत ज्यादा प्रभावी रूप से, जो भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंद महासागर, भविष्य में भारत प्रभावी रूप से उसमें हितों को साध सकता है। रीजन ये है कि यह भारत का प्रभाव बढ़ेगा इस हिंद महासागर के क्षेत्र से या इस पश्चिमी हिंद महासागर के क्षेत्र से विश्व का 12% व्यापार या ट्रेड होता है। ऐसे में भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ना वैश्विक रूप से भारत की छवि को मजबूत बनाएगा। इस क्षेत्र में किसी भी संकट को साधने के संदर्भ में भारत जैसे देशों की महत्ता आने वाले समय में बढ़ेगी। इस संदर्भ में वैश्विक राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो डेफिनेटली पश्चिमी हिंद महासागर में भारत की महत्ता आने वाले समय में बढ़ेगी और बढ़ती चली जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एसेस टू मार्केट, वैश्विक व्यापार में भारत का शेयर बढ़ेगा। यूएई के साथ, इजराइल के साथ जो इस सहयोग का संगठन बना है, तो जैसे मैंने बताया इसके 6 एरियाज हैं, वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी। तो अगर देखा जाए तो कुछ विभिन्न आयामों पे लगातार आपस में मार्केट शेयर को बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो बाजार है, मार्केट शेयर है पश्चिमी एशिया में, वो डेफिनेटली इस क्षेत्र में बढ़ेगा। यानी कि जो बाजार तक पहुंच है उसमें, जैसे यूएई हमारा एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, यूएसए हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है, इजराइल हमारा एक महत्वपूर्ण डिफेंस या स्पेस की कैपेबिलिटी का पार्टनर है। विभिन्न आयामों पे स्पेस के फील्ड पे इजराइल के साथ, यूएस के साथ सहयोग बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी के क्षेत्र में, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में भविष्य में हमारा यूएई के साथ और भी बेहतर तरीके से व्यापार बढ़ेगा। ओवरऑल इस पूरी प्रक्रिया में भारत का पश्चिमी एशिया में प्रभाव बढ़ेगा। एक ये आप कह सकते हैं। अब जरा सोच करके देखें, क्योंकि भारत का इसमें से यूएई, इजराइल, ये 2 देश पश्चिमी एशिया के हैं। इन देशों के साथ अगर I2U2 के माध्यम से सहयोग बढ़ेगा तो भविष्य में पश्चिमी एशिया के जो अन्य देश हैं, सऊदी अरेबिया, ओमान, है ना, इन सब देशों के साथ भी भविष्य में भारत के सहयोग के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि ये सब उसके मित्र देश हैं। तो भविष्य में पश्चिमी एशिया में भारत प्रभावी रूप से अपने भू आर्थिक हितों को, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा कर सकता है। यानी कि एक प्रभावी रूप से आर्थिक अलायंस पश्चिमी एशिया के देशों के साथ साध सकता है। इस संदर्भ में भारत की महत्ता बढ़ जाती है, क्योंकि भारत लंबे समय तक पश्चिमी एशिया को केवल और केवल ऊर्जा सुरक्षा, डायस्पोरा के हितों और जो इस क्षेत्र में टकराव की स्थिति है उसके हिसाब से या उसको ध्यान में रख करके देखता आया है। भविष्य में बहुआयामी तरीके से इस संगठन के बनने से भारत के सहयोग के आयाम बढ़ेंगे। एनर्जी के फील्ड में, स्पेस के फील्ड में,
हेल्थ के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर्स में, ये भारत को पश्चिमी एशिया में एक मजबूत छवि या एक मजबूत स्थिति में लेकर के आएगा। अब अगर हम यूएई को देखते हैं, है ना, एक इंपॉर्टेंट देश है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का। यूएई का भारत का समर्थन करना या भारत के साथ मिलकर के I2U2 का बनना धीरे धीरे करके इजराइल को ओआईसी में स्थापित करेगा, या एक सहमति बनेगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में कि नहीं, हमको इजराइल के साथ और भारत के साथ सहयोग करने की जरूरत है। इस पूरी प्रक्रिया में दुनिया भर में 50+ कंट्रीज हैं जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, है ना, जो यूनाइटेड नेशंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी पहलू पे चर्चा के लिए या एक सामंजस्य बनाने के लिए। ऐसी स्थिति में इजराइल के साथ या यूएई के साथ भारत का सहयोग भविष्य में ओआईसी में भारत की छवि को और भी बेहतर करेगा। यूएई इसमें सहयोग करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत को इससे बेनिफिट मिलेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के रिफॉर्म्स या यूएन में कोई प्रस्ताव पारित करने में भारत प्रभावी रूप से ओआईसी के माध्यम से अपनी बातों को साध सकता है। इस संदर्भ में इस संगठन की महत्ता बढ़ जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट करता है किसको? भारत के इंडो पैसिफिक की रणनीति को। पूर्वी हिस्से में चीन को काउंटर करने के लिए भारत जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के साथ मिलकर के क्वाड पे काम कर रहा है, और पश्चिमी हिस्से में चीन और रशिया के प्रभाव को काउंटर करने के लिए, चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत जो है हिंद महासागर के क्षेत्र में I2U2 की रणनीति के साथ आया है। तो भारत का जो इंडो पैसिफिक का एक जो फ्रेम है, रणनीति है, वो कहीं ना कहीं उसको पूरा करता हुआ प्रतीत होता है कि पश्चिम में I2U2 अमेरिका के साथ मिलकर के पश्चिम में एक सहयोग का संगठन और पूरब में एक क्वाड का सहयोग का संगठन। तो ये दोनों क्वाड इंडो पैसिफिक में एक दूसरे को पूरक के रूप में आने वाले समय में हो सकते हैं, या ये भारत के इंडो पैसिफिक की रणनीति का अहम हिस्सा होंगे। इस संदर्भ में आप बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ये सुरक्षा को भी साधेगा। पश्चिमी हिंद महासागर में सहयोग समुद्री सुरक्षा, पायरेसी से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं उसको साधने में, इलीगल स्मगलिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसी गतिविधियों को लेकर के भविष्य में विभिन्न प्रकार के लीगल सहयोग, है ना, या लीगल आयामों पे या कानूनी रूप से आपस में सहयोग के आयाम को बढ़ाएगा। इस संदर्भ में I2U2 की महत्ता बढ़ जाती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं, एक और आयाम इसमें जोड़ सकते हैं कि जैसे वैश्विक प्रयास दुनिया में क्लीन एनर्जी को लेकर के हो रहे हैं, या हरित ऊर्जा, हरित अर्थव्यवस्था को लेकर के लगातार प्रयास हो रहे हैं, इजराइल जैसे एडवांस कंट्री, अमेरिका जैसे एडवांस कंट्रीज के साथ अगर I2U2 के फील्ड में सहयोग होता है, ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, ऊर्जा के क्षेत्र में, तो भारत बहुत प्रभावी रूप से ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ेगा या हरित अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेगा। और ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर पर जो भारत के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के मंचों पे, और भारत ने जो पंचामृत की रणनीति के माध्यम से जो टारगेट अपने लिए फिक्स किए हैं कि भारत बाय 2030 50% अपनी ऊर्जा हरित या ग्रीन टेक्नोलॉजीज या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से साधेगा, उसको साधने में ये I2U2 जैसे संगठन, जिसमें 2 टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश हैं, वो भारत को उसमें साधने में, सहयोग करने में या वहां तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस संदर्भ में भी वैश्विक स्थिति या वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका मजबूत होगी। ये बातें आप इसमें रखें और यहाँ पर रखें। फिर इसमें अपनी बात को रखें कि I2U2 की शुरुआत आर्थिक सहयोग या जो भी सहयोग के आयाम है, मूलतः आर्थिक आयाम हुए, उसके साथ शुरू हुई है या शुरुआत हुई है, लेकिन भविष्य में इसमें बहुआयामी दृष्टिकोण जुड़ेंगे। सामरिक दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण के साथ साथ सैन्य दृष्टिकोण भी आने वाले समय में इसका हिस्सा होंगे, क्योंकि भारत का सामरिक समझौता यूएई के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है और यूएस के साथ भी है। ऐसी स्थिति में डेफिनेटली भविष्य में ये संगठन और भी विविध पहलुओं पे भारत की छवि को न केवल क्षेत्रीय स्तर पर, पश्चिमी एशिया, हिंद महासागर, बल्कि विश्व पटल पर भी प्रभावी रूप से साधने में मदद करेगा। इतनी बातों के साथ आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये बात रखी गई है या ये सवाल आपके सामने रखा गया है, तो ये निष्कर्ष आप यहां रख दें। ये स्ट्रक्चर है, इस तरह से आपको अपनी बात को रखना है। चलिए, लास्ट सवाल है, 20th नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर का सवाल या 20th सीक्वेंस में सवाल पूछा गया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी सवाल अपेक्षाकृत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग एरिया है, और जलवायु परिवर्तन पे वैश्विक राजनीति के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, इसको देखते हैं। सवाल कह रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है ना, एसेंशियल है हमारे लिए, क्लीन एनर्जी हमारे लिए एसेंशियल है। ये किस स्टेटमेंट है?
भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त विवरण करें। भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसका मतलब है स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, एक ये स्टेटमेंट है, कथन है। तो क्या मैं सहमत हूं? हाँ, सहमत हूं। तो इस स्थिति में मैं अपना इंट्रोडक्शन यहां से शुरू कर सकता हूं कि हाँ, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। और यहां पर मैं भारत की जलवायु की नीति के बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूं, है ना। भारत का जो क्लाइमेट पॉलिटिक्स है, या जलवायु की नीति है, या जो पॉलिसीज हमारी हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दूं, इनके बदलते हुए पहलुओं को रेखांकित कर दूं, कुछ उदाहरण अगर मेरे पास हो तो उदाहरण दे दूं अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, और फिर एक निष्कर्ष दे दूं कि हाँ, कि क्यों जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण है और लगातार हमको कैसे और ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होकर वैश्विक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक ही आयाम है, बदलते हुए पहलुओं को रेखांकित करना है भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। ये बात मुझे रखनी है, एक आयाम पे चर्चा करना है, 250 शब्द है मेरे पास, तो इसका मतलब मैं प्रभावी रूप से इंट्रोडक्शन लिख सकता हूं, मेरे पास है। और स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है, एक कथन भी है। तो ऐसी स्थिति में मैं प्रभावी रूप से अपनी बात में को, चूंकि जलवायु पॉलिसी या भारत की जलवायु के बारे में चर्चा कर रहा है, जलवायु के नीति के संदर्भ में, तो मैं बड़े आराम से इस पर चर्चा कर सकता हूं। मैं कहूंगा कि हाँ, जो स्वच्छ ऊर्जा है वो आज की जरूरत है, और इसको लेकर के भारत आंतरिक रूप से और वैश्विक रूप से भी प्रयास कर रहा है। आंतरिक रूप से भारत के द्वारा, है ना, 2000 के दशक में ही नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की शुरुआत की गई है ना। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की शुरुआत की गई है। वैश्विक मंचों पे या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जो है अपने इस हरित ऊर्जा या जलवायु परिवर्तन को प्रमोट करने के लिए एक रणनीति के साथ आया है, जिसका नाम है INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या कह सकते हो, या हम कह सकते हैं सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इस रणनीति के माध्यम से भारत वैश्विक रूप से विकासशील देशों को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। इतनी बात मैं रख दूं, इतनी बात के साथ मैं अपना टॉपिक शुरू कर दूं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा और अगर आप लिखना चाहें तो एक तो मेरी रणनीति वैश्विक रूप पे तो ये है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व। साथ ही साथ, है ना, जो वैश्विक मंचों पे नई रणनीतियां बन रही हैं, उसमें भारत एक और प्रयास कर रहा है विकासशील देशों के पक्ष के लिए, उसमें है वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। कि विकासशील देश जो है इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार नहीं है, विकसित देश बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो ऐसी स्थिति में, या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपेक्षाकृत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में फाइनेंस का मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन दो चीजों पे विकसित देशों को प्रभावी रूप से विकासशील देशों को मदद करनी चाहिए। तो मेरे पास अगर इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो मैं अपने इंट्रोडक्शन में जो बात रखूंगा, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है और भारत इसको लेकर प्रयास कर रहा है, तो डेफिनेटली मेरे प्रयास हैं। और मेरा प्रयास क्या है? एक आंतरिक देश के अंदर, और वो है मेरा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और बाह्य या एक्सटर्नल, भारत क्या दुनिया के देशों के साथ कर रहा है? तो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके तहत मैं कह सकता हूं कि भारत ने अपने कुछ कंट्रीब्यूशन बनाए हैं, कि भारत कुछ करना चाहता है। अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये भारत का है, एक रणनीति है। इसी के तहत एक है और रणनीति, उसको हम कह सकते हैं सामान्य बट लेकिन विभेदीकृत, है ना, उत्तरदायित्व। सामान्य किंतु विभेदीकृत उत्तरदायित्व। मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि मेरे पास शब्द ज्यादा नहीं होंगे। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था के संदर्भ में बात रखूंगा अपनी, और साथ ही साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। मतलब मैं बस इंट्रोडक्शन में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि भारत लगातार प्रयास कर रहा है। स्वच्छ ऊर्जा आज हमारी जरूरत है। इसके लिए भारत आंतरिक और बाह्य दोनों तरीकों से प्रयास कर रहा है। आंतरिक रूप से नेशनल एक्शन क्लाइमेट चेंज के तहत 8 घटक हैं, उसके माध्यम से भारत आंतरिक रूप से लगातार प्रयास कर रहा है उनको अचीव करने के लिए।
वैश्विक या हम कहें कि बाह्य रूप से भारत जो प्रयास कर रहा है वो है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। भारत ने अपने लिए खुद के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक तय किए हैं और उसके तहत भारत की जो रणनीति है कि हम अपने लिए वैश्विक पटल पे अपने लिए कुछ मानक कि हमको ये अचीव करना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसको लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ विकासशील देशों को हितों को साधने के लिए और विकसित देशों की जिम्मेदारियों को या उत्तरदायित्व को प्रभावी रूप से तय करने के लिए भारत सामान्य किंतु विभेदीकृत रणनीति के माध्यम से काम कर रहा है। साथ ही साथ विकासशील देशों को विकसित देशों के द्वारा वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाए ताकि दुनिया के गरीब देश, विकासशील देश भी स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ट्रांजिशन कर पाए। ये भारत की महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। इस तरह से भारत लगातार प्रयास कर रहा है। इतनी बातों के साथ मैं अपनी बात रखूंगा और फिर उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा कि भारत क्या कर रहा है या भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है। तो यहां पर मैं यही रखूंगा कि भारत क्या कर रहा है या ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी रणनीति में क्या बदलाव हुआ। तो मैं 90 के दशक से शुरू करूंगा कि 90 के दशक में 1991 में पहला अर्थ समिट होता है जिसको रियो अर्थ समिट कहा जाता है। वहां से एक महत्वपूर्ण पहलू निकलता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकसित और विकासशील देशों के बीच में जिम्मेदारियां तय की गई और ये जिम्मेदारी कैसे तय हुई, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो 90 के दशक में या हम कह सकते हैं यहां पर बदलते हुए पहलुओं के संदर्भ में पहला 1996 में क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें भारत का पक्ष क्या था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, है ना। इसको अभी बताए थे, आप लिखे थे आपके सामने कि सामान्य किंतु विभेदीकृत दृष्टिकोण, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, कि जलवायु परिवर्तन एक कॉमन विषय है, सबके लिए समान है, सबके लिए जरूरी है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी जरूरी नहीं है और सामान्य रूप से सबकी जिम्मेदारी बराबर नहीं होगी। कारण जलवायु परिवर्तन जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का परिणाम है जो कि विकसित देशों के द्वारा 1750 के दशक से ही लगातार किया जा रहा है। विकासशील देश इस होड़ में बहुत लेट में शामिल हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो जलवायु परिवर्तन है या पृथ्वी के तापमान का बढ़ना है उसमें विकसित देशों की भूमिका ज्यादा है। ऐसी स्थिति में विकसित देशों को प्रभावी रूप से जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और विकासशील देशों की कोई खास जिम्मेदारी नहीं होगी। भारत इस रणनीति को लगातार प्रैक्टिस करता रहा 90 के दशक में क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से। आगे चल के 2015 में जब विकसित देशों ने विकासशील देशों पे दबाव बनाया कि नहीं, विकासशील देशों को भी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में पेरिस समझौते के तहत भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि विकसित देश विकासशील देशों की भी जिम्मेदारियों को तय करना चाहते थे। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, INDC, है ना। ये भारत ने पहली बार वैश्विक पटल पे 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में दुनिया के सामने अपनी बात को रखा और इसमें 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए 2030 के लिए, है ना। क्या निर्धारित किए गए पेरिस क्लाइमेट चेंज के तहत 2030 के लिए 3 क्वांटिटेटिव टारगेट फिक्स किए गए। क्या टारगेट थे? पहला, आपको अपनी कुछ बातों को रखना पड़ेगा, 40% हम जो है नवीन ऊर्जा से अब बिजली पैदा करेंगे। नवीन ऊर्जा, ये हमने बात रखी कि नवीन ऊर्जा की भूमिका 40% के आसपास होगी। इसके अलावा हमने क्या कहा कि 2005 की तुलना में जो तीव्रता है कार्बन उत्सर्जन की, है ना, 2005 की तुलना में कार्बन उत्सर्जन की जो तीव्रता है, उसमें 30 से 35% की कमी लाएंगे। उदाहरण के लिए 2005 में जब हम ये पेन बनाते थे तो पेन तो हम बनाएंगे 2020 में भी, 22 में भी, 2040 में भी, नहीं तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, है ना। पढ़ाई हमारे लिए महत्वपूर्ण पहलू है, ह्यूमन स्किल्स एक्वायर करना है, तो पेन हम बनाते थे। अब ये पेन प्लास्टिक का बना हुआ है। 2005 में जब ये पेन बना रहे थे तो एक पेन बनाने में 1 किलो कार्बन का उत्सर्जन हुआ। भारत ने कहा कि 2030 में जब हम यही पेन बनाएंगे तो हम 1 किलो कार्बन का उत्सर्जन न करके इसमें 30 से 35% की कटौती करेंगे, यानी कि 350 ग्राम के आसपास कार्बन का कम उत्सर्जन करेंगे इस पेन को बनाने में। 600-650 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन करके हम ये कर देंगे या ये पेन बना देंगे, है ना। तीव्रता में कमी लाएंगे। ये भारत ने अपनी बात रखी 2005 की तुलना में, एक ये बात है। तीसरा बात जो भारत ने रखा कि वन और वृक्षारोपण के माध्यम से भारत 2005 की तुलना में 2.5 से
3 बिलियन कार्बन का सिंक का निर्माण करेगा। यानी कि भारत ने एक जो टारगेट रखा कि बाय 2030 2005 की तुलना में 2.5 से 3 बिलियन जो कार्बन है ना, वनों और वृक्षारोपण के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक क्रिएट करेगा। कार्बन सिंक मतलब 2 से 3 बिलियन कार्बन जो वायुमंडल में उत्सर्जित है उसको पेड़ पौधों के लगाने के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से हम उसको वायुमंडल से निकाल लेंगे। ये भारत की भूमिका होगी। 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज में भारत के द्वारा ये कमिटमेंट किया गया। क्लियर है? आगे चल करके हम देखते हैं, अब ये बदलते हुए पहलुओं को रेखांकित करना है। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने एक और बात करनी है कि भारत ने कमिटमेंट किया 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस में। 2021 में 2021 में एक इंपॉर्टेंट समिट होता है, उसको कहते हैं कॉप 26 या हम कह सकते हैं ग्लासगो। इंग्लैंड में एक जगह है, वहां पर एक समिट हुआ, ग्लासगो समिट। यहां पर भारत ने की जो रणनीति थी जलवायु परिवर्तन को लेकर उसको और बेहतर किया, और 2015 में भारत ने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को और बेहतर करने का प्रयास किया, और उसी को कहा गया पंचामृत की स्ट्रैटेजी या पंचामृत की रणनीति। तो भारत ने दुनिया के सामने, या आप कह सकते हैं कि भारत की जो रणनीति में बदलाव हो रहा है उसमें हमने पंचामृत की रणनीति वैश्विक पटल पे रखा। एक बात है ना, कुल मिलाकर के वैश्विक रूप से हमको इसको सहयोग करना है। साथ ही साथ INDC है ना, INDC का मतलब वही है कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। उसमें भारत ने कुछ और बदलाव किए। उसमें बदलाव क्या किया, तो हमने पंचामृत की स्ट्रेटजी या INDC के माध्यम से एक बात और दुनिया के सामने रखी कि 2070 में भारत नेट जीरो कंट्री होगा। नेट जीरो का मतलब होगा कि हम जितने कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं हम वायुमंडल से उतना कार्बन निकाल भी लेंगे अपने पेड़ पौधों या कार्बन सिंक के माध्यम से। ये भारत ने दुनिया के सामने अपनी बात रखी। दूसरा, जो हम 30 से 35% की इंटेंसिटी में कमी ला रहे हैं 2030 तक, जो हमने बात कही थी अभी है ना, 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज में हमने कहा कि 2030 में हम इसको बढ़ा करके 45% कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये जो पेन हम बना रहे हैं, इस पेन को बनाने में अगर 2005 में 1 किलो कार्बन का उत्सर्जन हुआ था और हमने 2015 में कमिटमेंट किया कि बाय 2030 इसमें 30 से 35% की कमी लाएंगे, यानी कि 300-350 ग्राम कम कर देंगे। अब हम कह रहे हैं कि 300-350 ग्राम नहीं, 450 ग्राम कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे। ये भारत ने अपनी बात यहां पर प्रभावी रूप से रखी, एक पक्ष रखा। इसके साथ ही साथ हमने यहां कहा था कि 40% नवीनीकृत ऊर्जा के माध्यम से हम जनरेट करेंगे। हम यहां कह रहे हैं कि 40% नहीं, बाय 2030 भारत अपनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट का 50% जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोत से बनाएगा। गैर नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से भारत बाय 2030 अपने 50% ऊर्जा की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। यानी कि भारत वैश्विक पटल पर जैसे जैसे दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर की चुनौतियां बढ़ रही हैं, भारत और भी ज्यादा गंभीरता के साथ अपने प्रयासों को मजबूत कर रहा है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और इन सब चीजों को अचीव करने के लिए जो भारत वैश्विक पटल पे बात कर रहा है, उसके लिए हमारे पास प्रभावी रूप से अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि भारत के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के माध्यम से उसको साधना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, भारत प्रोडक्शन, या जैसे सोलर एनर्जी के लिए हमको सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का निर्माण करना है ना, उसके ग्लासेस का निर्माण करना है, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ताकि भारत में ऐसी चीजों का, वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो सके। विभिन्न प्रकार से टैक्स कंसेशन सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, है ना, ऐसे सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ भारत सरकार ने एक और रणनीति अपनाई, वन वर्ल्ड, है ना, आपने सुना होगा शायद इसके बारे में, वन वर्ल्ड, आपने सुना होगा कि वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, पूरी दुनिया को आपस में ग्रिड के माध्यम से जोड़ देना। बिजली के जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पूरी दुनिया में एक जगह से शुरू हो और पूरी दुनिया भर में उसके तार फैले हुए हो, ताकि बिजली के रिक्वायरमेंट को जहां पर भी अतिरिक्त ऊर्जा है उससे डेफिसिट क्षेत्र में प्रभावी रूप से साधा जा सके। कहीं पर अपेक्षाकृत ज्यादा नवीनीकृत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो जहां पर नवीनीकृत ऊर्जा का उत्पादन प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है उसको ग्रिड के साथ जोड़ना। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का एक रणनीति ये भारत के द्वारा शुरू किया गया।
इससे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम इससे पहले बात करें तो भारत ने कॉप 26 में इस रणनीति के सामने, दुनिया के सामने बात की, और हम देखते हैं कि कॉप 15 में, कॉप 15 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने बात किया था। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, भारत जहां पर भी सौर ऊर्जा के अतिरिक्त सोर्स हैं, स्रोत हैं, उन देशों के बीच में अलायंस क्रिएट करना। भारत फ्रांस के साथ मिलकर के उस पर काम कर रहा है। हमने उसी को 2021 में या ग्लासगो के समिट में और व्यापक बना दिया है। हम अब कह रहे हैं कि केवल इंटरनेशनल सोलर अलायंस में केवल वही देश नहीं जिन पे अतिरिक्त सौर ऊर्जा है, सरप्लस एनर्जी है, बल्कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड, वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड, उसको और ज्यादा व्यापक रूप देने का प्रयास हम कर रहे हैं। भारत के जलवायु परिवर्तन को लेकर के बदलती हुई रणनीति है। इसके अलावा ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन के आयाम है उस पर भारत एक प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ G20 की हाल ही में अभी मीटिंग हुई है, G20 की मीटिंग, G20 की हाल ही में जो अभी मीटिंग हुई है, 16 सम्मेलन जो हुआ है, उसमें भारत ने जितने भी G20 के देश हैं, दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, विकासशील देशों की सूची में सबसे अग्रणी है, इन सब देशों का जो प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन है वो अन्य देशों की तुलना में ज्यादा है। तो भारत ने ये अपील किया है इन देशों से कि ये जितने भी देश हैं, इसमें अमेरिका भी है ना, इसमें जापान भी है, इसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, ब्रिटेन भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, ये जो G20 के देश हैं, इनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कार्बन का वो विश्व के औसत कार्बन के उत्सर्जन से अत्यधिक है। अमेरिका का 6 गुना से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में भारत ने इस G20 के माध्यम से इन देशों से अपील किया है कि इन देशों का जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है उसको वैश्विक ग्लोबल एवरेज पे लेकर के आए। इसका मतलब है प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में कमी लाए। इससे भी प्रभावी रूप से कार्बन का उत्सर्जन कम हो सकता है। ये भारत ने कुछ हाल ही में प्रयास किए हैं और पहले से लगातार अपने प्रयासों को बेहतर करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर बस लास्ट में पॉइंट या कंक्लूजन लिख सकते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से कहीं कहीं पर मैंने आपके साथ सपोर्ट करके अपनी बात को रखा। निष्कर्ष अब आप इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्लाइमेट चेंज को आप कहें कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है, नए प्रकार की चुनौतियों के साथ साथ नई संभावनाओं को भी जन्म दे रहा है। अगर हम प्रभावी रूप से जलवायु परिवर्तन ने जो चुनौतियां विश्व के सामने प्रकट की हैं, अगर हम प्रभावी रूप से सहयोग करें तो विश्व में सहयोग की नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उदाहरण के लिए मैंने बताया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, विकास के विभिन्न आयामों पर प्रभावी रूप से वैश्विक सहयोग बढ़ेगा, जो वैश्विक चुनौतियों को साधने के लिए और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल होगा। इतनी बात के साथ आप अपना कंक्लूजन लिख दें। ये 4 सवाल थे जो आईआर के सेक्शन से पूछे गए थे। क्लियर है? अब मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। एक गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं या वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, सर आपके साथ चर्चा करेंगे, सुनील सर आपके साथ चर्चा करेंगे। आईआर में जो मैंने आपके साथ चर्चा किया उसमें कुल मिलाकर के बात को ध्यान में रखिए। 2-3 मूल बातें निकलती हैं। एक कि हमको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, सवाल हमसे क्या पूछ रहा है उसके इर्द गिर्द ही अपने तर्क को रखें। सवाल बहुआयामी हो, बहुत सारे आयाम हो, शब्द सीमा कम हो तो व्याख्या ज्यादा नहीं करनी है ना, उसको शब्द सीमा के तहत रखने के लिए बहुत ज्यादा व्याख्या ना करें। और बहुआयामी हो तो डेफिनेटली नहीं, जैसे कि मैंने बिम्स्टेक के संदर्भ में आपके साथ बात रखी है ना, कि पॉइंट फॉर्मेट में बस मूल बातों को रखें, बहुत ज्यादा व्याख्या ना करें। 2 बातें। तीसरा, विभिन्न आयामों से आईआर को सोचना। मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस अगर आप करते हैं किसी टॉपिक को तो प्रभावी रूप से आईआर का आंसर लिखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये डिस्कशन आपको आगे आईआर के सेक्शंस में प्रभावी रूप से तैयार करने में मदद करेगा। जो एक लास्ट आयाम है वो ये है कि जैसे मैंने 4 सवाल आपके सामने रखे, एक सवाल श्रीलंका के संकट के संदर्भ में चर्चा किया, बिम्स्टेक अभी 25 साल कंप्लीट हुआ, I2U2 2021 में बना, जलवायु परिवर्तन का विषय ग्लासगो का समिट 2021 में भारत के द्वारा बात रखा जाना, ये अपनी बात को वैश्विक पटल पे प्रभावी रूप से रखना पंचामृत की स्ट्रेटजी के माध्यम से। ये सारी बातें इसी तरफ इशारा करती हैं कि आईआर के जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो डायनामिक नेचर के हैं, करंट से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है आईआर प्रिपेयर करना बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग है, बस हमको डायनामिक रहना है, लगातार करंट के टच में रहने की जरूरत है। तो इन चारों क्वेश्चन की प्रकृति को हम देखते हैं तो ये लगता है कि अगर हम करंट बेहतर तरीके से तैयार करें, यानी कि एक नेशनल न्यूज़पेपर प्रभावी रूप से पढ़ें और एक यूपीएससी का कोई स्तरीय मैगजीन पढ़ें, है ना, मंथली मैगजीन,
तो हम प्रभावी रूप से आईआर के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, और खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए और आंसर्स लिखिए, है ना। ये एग्जाम में आपकी सफलता आपके कलम की ताकत ही तय करेगी, इसलिए खूब आंसर लिखिए। ऑल द बेस्ट।